हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं प्यारे बच्चों, आप सभी के मध्य आपके लिए एक शानदार और अमृत पाठ लेकर के। कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों के लिए, दोनों वर्ग के लिए सबसे अमृत पाठ, सबसे अमृत गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है प्यारे बच्चे। आज हम इसी को देखेंगे जिसका नाम है, जिस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप प्यारे बच्चे आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सामान्य हिंदी वाले हों, चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हों, इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक गद्यांश अवश्य आना है। तो इसलिए इस पाठ को हमें पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए और इस पाठ में आपके 10 नंबर छिपे हुए हैं और इनका जीवन परिचय भी आता है वासुदेव अग्रवाल जी का। तो आपको 15 नंबर इस पाठ से ही मिल सकता है। जो बच्चे अत्यंत कमजोर हैं पढ़ने में, उनको लगता है कि हमारा पूरा सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, वह इस एक पाठ को भी पढ़ लेते हैं, जीवन परिचय याद कर लेते हैं और गद्यांश को, संपूर्ण गद्यांश को देख लेते हैं, तो वह मान के चलें कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इस पाठ से हर बार की बोर्ड परीक्षा में जो सातों सेट बनते हैं, उन सातों सेटों में इस पाठ के गद्यांश होते हैं प्यारे बच्चे। तो आज इस वीडियो में इस अमृत पाठ को हम देखेंगे जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसको लिखा है वासुदेव अग्रवाल जी ने। तो प्यारे बच्चे, हम आज के इस वीडियो में राष्ट्र का स्वरूप पाठ को देखेंगे और राष्ट्र के स्वरूप पाठ के सभी गद्यांशों को हल करेंगे, सभी 11 गद्यांश हल करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में गद्यांश संबंधित 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक, आपकी किताब से, जिसमें से एक आपको करना रहेगा। तो अभी तक हमने कक्षा 12 में पद्य खंड के कुछ चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जिस प्यारे बच्चे ने वीडियो नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज हम कक्षा 12 के पहले गद्य पाठ राष्ट्र के स्वरूप को शुरू कर रहे हैं। आज हम इस पाठ के संपूर्ण जो गद्यांश हैं उनको हल करेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो भी हम हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आप यकीन करें कि आप 10 से 15 नंबर बोर्ड परीक्षा में, 10 नंबर जो गद्यांश से आता है और 5 नंबर जो आपका जीवन परिचय से आता है, उसको आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें प्यारे बच्चे, और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो दिन प्रतिदिन तरक्की ही करेंगे। आपके इस परीक्षा को शानदार बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत की जा रही है, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाने का तरीका और सारी चीजें आपके लिए अच्छे से की जा रही हैं। तो बस आपसे बस इतना निवेदन है प्यारे बच्चे कि आप वीडियो को देखा करें और देख करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। आप सभी प्यारे बच्चे ये जान लें कि आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ये पाठ आपके लिए अमृत है और इस पाठ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत कामयाब होंगे। आइए प्यारे बच्चे, अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है राष्ट्र का स्वरूप और इसको लिखा है वासुदेव अग्रवाल जी ने। तो आपके परीक्षा में प्यारे बच्चे 2 गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश और उसके नीचे अथवा लगा के फिर दूसरा गद्यांश रहता है। गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का होता है। इस प्रकार आपके गद्यांश में आपको 10 नंबर मिलते हैं प्यारे बच्चे। तो इसी क्रम में आज हम कक्षा 12 के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को शुरू कर रहे हैं। इस पाठ को यदि हम पढ़ लेते हैं तो हम 10 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार की परीक्षा में ये पूछा गया है और हर वर्ष इस पाठ से गद्यांश अवश्य आता है।
तो इसके जो 11 गद्यांश है प्यारे बच्चे, 11 गद्यांश को हम देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी गद्यांश मिस कर दिया प्यारे बच्चे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। 11 गद्यांश देख लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 10 नंबर पक्का ही पक्का है, 100% ये पेपर में आने वाला है। और ऐसे आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। मैं पहले गद्यांश के समस्त पूरे की व्याख्या बताऊंगा, उसके बाद इन प्रश्नों को कराऊंगा, जितने प्रश्न दिए हैं सारे प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि बहुत सरल भाषा में आप सीख सकें चीजों को, और किताबी ज्ञान न देकर बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आप कैसे लिखें। कमजोर से कमजोर छात्र भी आराम से लिख ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फिर से निवेदन है आप सभी प्यारे बच्चों से कि वीडियो को खुद देखें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारे सामने प्यारे बच्चे पहला गद्यांश है, और ये आप देख सकते हैं 2019 में आया, 20 में आया, 22, 23, 25, यानी इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो हम करेंगे कैसे प्यारे बच्चे, पहले हम इन सभी गद्यांश को पढ़ेंगे, इसका सरल अर्थ जान लेंगे, और उसके बाद जो नीचे के दिए प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हम हल करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से, चाहे आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, मैं जो चीजें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप लिख भी लेंगे, और उसी सरल भाषा में आप बोर्ड परीक्षा में भी लिख के आएंगे। कोई दिक्कत आप प्यारे बच्चे नहीं करेंगे बोर्ड परीक्षा में, यही मेरी आपसे निवेदन है, विनती है, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो गद्यांश है राष्ट्र के स्वरूप से, वो यही है प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। अब देखिए, अगर किसी गद्यांश में राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र की बात आ जाए, या भूमि की बात आ जाए, या संस्कृति की बात आ जाए, है ना, या संस्कृति की बात आ जाए, ये तीन शब्द आप देख के रहना। पृथ्वी धरती की बात आ जाए, ये शब्द अगर आपको किसी गद्यांश में दिखाई पड़ते हैं तो उस गद्यांश का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है, और उसके लेखक कौन है, वासुदेव सरगुप्त। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, और उसके बाद में हम इसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो भूम, भूम मतलब धरती का, निर्माण मतलब निर्माण आप समझेंगे बनाना, निर्मित करना। तो भूमि का निर्माण किसने किया है, देवताओं ने किया है। अनंत, इस शब्द को आप याद रखिएगा, अनंत का अर्थ पूछ लिया जाता है। अनंत काल मतलब असीमित समय से, जिसका अंत ना हो। अब उसके का मतलब पृथ्वी के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या होता है प्यारे बच्चे, भौतिक स्वरूप वही चीज होती है जो हमारी आंखों से हमको दिखाई दे, जैसे पर्वत है, पहाड़ है ना। जो भौतिक स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, तालाब है, नदी है, झरने हैं, इत्यादि जो चीजें हमें दिखाई पड़ती, पर्वत है, पठार है, तो वो क्या है, भौतिक स्वरूप है, उसको भौतिक रूप कह सकते हैं। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। समृद्धि, समृद्धि का मतलब उन्नति कैसे करेंगे, उनके वो विकसित कैसे होंगे। उसके परे सचेत, सचेत एक शब्द आप याद रखें, सचेत मतलब होता है जागरूक होना, जानकारी एकत्र करना, ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसमें क्या बात बताई गई है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह असीमित समय से है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता और उसकी उन्नति के प्रति जागरूक रहना, सचेत रहना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव, ये शब्द आप याद रखिएगा, पार्थिव का पूछा जाएगा आपसे। पार्थिव मतलब होता है पवित्र, पार्थिव का होता है पवित्र, या इसको आप कह सकते हैं स्वच्छ। तो पवित्र अच्छा लग रहा है तो पवित्र आप समझ लीजिएगा। पृथ्वी के पवित्र स्वरूप के बारे प्रति हम जितने अधिक जागरूक, जागरूक मतलब यहाँ सचेत कर लेंगे, सचेत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना बलवती मतलब शक्तिशाली हो सकी। अगर हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे देश प्रेम की भावना है वो बहुत शक्तिशाली बने, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने धरती के प्रति, उसके जितने भी धरती से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनके प्रति सचेत रहें, उनकी चिंता करें, उनके प्रति ज्ञान अर्जित करें। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में ऐसे रहेगा, समस्त, समस्त मतलब संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की, यानी जिस धरती पर रहने वाले जो भी विचारधारा के लोग हैं, सभी विचारधाराओं की क्या है, जननी, जननी मतलब माता है। जो राष्ट्रीयता मतलब जो देश प्रेम की भावना, या जो देश के लोगों की भावना पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल है। निर्मूल का आप याद रखिएगा, इसका होता है जड़ विहीन। अब जड़ ही ना हो, कहीं अगर जड़ ही ना हो प्यारे बच्चे, तो क्या कोई पौधा अंकुरित हो सकता है, जड़ से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो निर्मूल है, यानी इसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी विचारधारा हो, किसी की भी विचारधारा हो, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो जननी है वो ये पृथ्वी ही है। यानी पृथ्वी को माता मानना ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की अपनी प्रमुखता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, जो देश प्रेम की भावना धरती के साथ नहीं जुड़ी, वो क्या है, निर्मूल है, जड़ विहीन है, अर्थात निर्जीव है। तो निर्मूल का हो जाए जड़ विहीन अर्थात निर्जीव है। अब आइए
राष्ट्रीयता की जड़ें मतलब देश प्रेम की जड़ें, देश प्रेम की भावना की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, यानी इसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चे कि देश प्रेम की भावना पृथ्वी से जितनी जुड़ी होगी, उतना ही देश प्रेम के भाव का जो बीज होगा, अंकुर का मतलब बीज विकसित होगा। यानी भाई देखिए, अगर आपके देश प्रेम की भावना आपको विकसित करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पृथ्वी के बारे में आप जानकारी करें। कोई खेती आप कर रहे हैं, कोई उसके लिए क्या करते हैं किसान पहले मिट्टी को ठीक तरीके से पढ़ते हैं कि कौन-सी फसल इस समय उगाई जाए। तो उसी प्रकार लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके देश प्रेम के जो भाव हैं बहुत शानदार रहें, बहुत अच्छे रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले पृथ्वी के बारे में आप जानें। अगर पृथ्वी के बारे में आप जानेंगे, धरती से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, तो निश्चित आपकी जो देश प्रेम भावना का बीज है, वो बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छे तरीके से विकसित होगा। लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए हमें भी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत मतलब संपूर्ण, आद्योपांत मतलब होता है संपूर्ण, यानी आदि से लेकर अंत तक। आद्योपांत मतलब होता है आदि धन अंत होता है, ठीक है? आद्योपांत। तो आदि से अंत यानी संपूर्ण, इसका लिख लेंगे संपूर्ण। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, इस उसकी सुंदरता, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना ही हमारा आवश्यक धर्म है। तो ये गद्यांश मैंने आपके सामने पढ़ दिया प्यारे बच्चे, और मैंने व्याख्या भी जो थोड़ी बहुत व्याख्या परिवर्तित करनी थी, वो व्याख्या भी परिवर्तित कर दी, सरल अर्थ आपको बता दिए हैं। अब जो सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, तो वो यही होती है कि गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं, इन प्रश्नों को हल कर ले गए अगर हम, तब हमको 10 नंबर मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है व्याख्या, व्याख्या मैंने आपको बता दी। आइए अब इन प्रश्नों को, जो नीचे के दिए प्रश्न हैं, इनको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में जो भी छात्र हैं, आप ये जान लीजिए कि आपको संदर्भ बहुत नहीं लिखना रहेगा। आपको लिखना ये रहेगा कि शीर्षक का नाम, शीर्षक का मतलब होता है पाठ, शीर्षक का मतलब पाठ, ठीक है? ये आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि आप कन्फ्यूज़ ना, शीर्षक का अर्थ है पाठ का, जो जिस पाठ से लिया गया है। और लेखक का मतलब, लेखक आप जानते हैं जिसने लिखा है, तो गद्य में तो लेखक और लेखिका होती हैं, पद्य में कवि और कवियत्री होते हैं। तो ये गद्यांश है, गद्य है, इसलिए हम क्या, लेखक का नाम। तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से लिख देना है, आप अपने कॉपी में लिख भी लीजिए और वैसे ही आपको पेपर में छाप आना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए, वैसे आप पेपर में छाप आइएगा, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो इसका जैसे मान लीजिए गद्यांश आ गया, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, जिसका भी ये फर्स्ट रहेगा वो डाल करके, अब उसके बाद नीचे लिखेंगे, इसका 1 है तो आप 1 करके ऐसे लिख देंगे, 1 करेंगे, फिर उसके बाद डैश करेंगे और लिख देंगे उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पाठ का नाम, शीर्षक का नाम और जो लेखक हैं उनका नाम आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चे, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए बाकी जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे वो गद्यांश से ही मिलेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल सरल तरीके से आप जितने भी गद्यांश संबंधित प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर आपके गद्यांश में ही दिए रहेंगे प्यारे बच्चे। बस वो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूँढते कैसे हैं। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कैसे गद्यांश से उत्तर निकालेंगे, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र की भूमि पर हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए कि इससे संबंधित इस लाइन में जो प्रश्न किया गया है, उनमें से कोई शब्द किस लाइन में मिल रहा है, आपको इतना दिखना है। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पढ़िए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर, देखिए यहाँ पर आ गया आवश्यक कर्तव्य है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, बस ये वाली जो लाइन है आपकी, वो पूरी ही आपको उतार देनी है। तो उसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे, प्रश्न उत्तर 2 डालेंगे, 2 फिर डैश करके क्या लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से ये लाइन पूरी उतारनी है, तो किसके भौतिक स्वरूप की बात की जाए, तो यहाँ धरती कर लीजिएगा, केवल आप पृथ्वी कर लीजिएगा और आप लिखिएगा, लिख लीजिए, चाहे आप लिखना चाहें तो लिख भी लें, पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इतना आप प्यारे बच्चे लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो है ना आसान, किस तरीके से आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पार्थिव और निर्मूल शब्दों का अर्थ बताइए। तो यही खास बात होती है कि आपको कितना गद्यांश के बारे में पता है। तो मैं जब यहाँ पर अभी व्याख्या कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि पार्थिव का क्या अर्थ है प्यारे बच्चे। पार्थिव का मतलब क्या है, सभी प्यारे बच्चे बता दें जल्दी से।
पार्थिव का मैंने बताया था कि चाहे आप पवित्र लिख देना, पवित्र, ठीक है? पवित्र या निर्मूल। पवित्र अच्छा शब्द है, तो पार्थिव आप पार्थिव ऐसे लिखेंगे, 3 उत्तर डालेंगे, 3, और उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे पार्थिव, पार्थिव लिख देंगे, और फिर डैश करके प्यारे बच्चे इसके आगे ब्लैक पेन से लिख देंगे पवित्र। फिर नीचे निर्मूल का पूछा गया है तो 2 नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे निर्मूल, निर्मूल लिख देंगे, और डैश करेंगे प्यारे बच्चे, डैश करेंगे, और उसके बाद लिख देंगे जड़ विहीन और निर्जीव, जड़ विहीन और निर्जीव, इतना लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कितने सरल तरीके से आप चाहें तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है? देखिए, भूमि का निर्माण बिल्कुल आपको गद्यांश में ही सारे उत्तर मिलेंगे। आप पढ़ेंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो अनंत काल से, पहली लाइन में मिल रहा है। तो मैंने वही बताया कि ये शब्द किस लाइन में मिल रहे हैं, आपको वही लिख देना है। तो आपको यही पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की लिख देनी है और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। 4 आप डालेंगे, 4 इस तरीके से डैश करेंगे उसको, प्रश्नोत्तर जो भी होगा, जिस 3 का है, 4 का है या 2 का होगा, तो प्रश्नोत्तर 2 का 4 या क ख ग घ में रहेगा तो आप लिख दीजिएगा वैसे ही। डैश करेंगे और लिखेंगे, यही वाली लाइन पूरी लिख देंगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस शानदार तरीके से आपको इस गद्यांश के अर्थ को जानना है और उसके बाद उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। इस बात का आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा। यानी पूछा गया था किसने किया है, तो देवों ने किया, कब से है, तो अनंत काल से है, तो आपका ये उत्तर पूरा हो गया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी होती है, आपको रेखांकित, तो मैं जब आपको पद पढ़ा रहा था तो वहां भी मैं रेखांकित रेखांकित बात आ रही थी। रेखांकित का मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है उनकी बात कही जा रही है। रेखांकित का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी हो उनकी बात कही जा रही है, ठीक है? तो आप देखिए जो नीले में लिखा है, इसलिए मैंने अलग भी कर दिया है, जितना नीले में लिखा हुआ है वो सब रेखांकित है। तो रेखांकित व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो 2-3 शब्द होते हैं पहले उसको लिख देते हैं, फिर अंतिम के 2 शब्द। तो राष्ट्रीयता की जड़ें, फिर डैश डैश कर देंगे प्यारे बच्चे, और उसके बाद लिख देंगे धर्म है, धर्म है। उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे, और इसमें व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ के लिख देंगे कि प्रस्तुत अंश में, गद्यांश नहीं लिखेंगे क्योंकि अंश की व्याख्या करनी है। आप लिख देंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, अगर आप लेखक का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हालाँकि आपके पास समय कम रहेगा इसलिए आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है? तो लिखेंगे थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ करके, जैसे मैं बता रहा हूँ आप पेन से चाहे तो लिख भी लें, और ये कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सरल तरीके से जो मैंने आपको बताया है व्याख्या, वही व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की लिख देनी है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि हमारे देश प्रेम भावना की जड़ें धरती में जितनी गहरी होंगी, अर्थात जितना हम अपने पृथ्वी के प्रति जागरूक रहेंगे, हमारे देश प्रेम की भावना का बीज उतना ही अधिक विकसित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण जानकारी रखना, उसकी सुंदरता और उसके महत्व को पहचानना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। तो इतनी बात आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपकी जो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है ये पूरी हो जाएगी। यानी बिल्कुल सरल अर्थों में आपको मैंने बताया, जो मैंने व्याख्या में आपको शब्द बताए थे उन्हीं व्याख्या के शब्दों को मिला करके मैंने बताया सरल से सरल भाषा में। अगर आप ढूंढेंगे कहीं गूगल या क्रोम पे या यूट्यूब पे, अगर कहीं दूसरे तरीके से, तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत टफ है, इसलिए मैंने बहुत सरल शब्द में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार हमने पांचों प्रश्न कर लिए बच्चे, और प्रत्येक प्रश्न मैंने बताया था 2 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पद्यांश को आप अमृत पद्यांश इस पाठ का कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार हम सभी 11 जो आपके गद्यांश हैं उनको हल करेंगे और अपने 10 नंबर पक्के करेंगे प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि गद्यांश कैसे व्याख्या करनी है, उसके बाद उस प्रश्नों को कैसे करना है गद्यांश के सभी, और व्याख्या किस तरीके से लिखनी, समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले गद्यांश की तरफ और बहुत सरल तरीके से हम उसको भी जानेंगे। तो राष्ट्र के स्वरूप पाठ के दूसरे गद्यांश के पास हम लोग पहुंच गए हैं प्यारे बच्चे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 19 में आया, 23 में आया, 24 में आया और 25 के 3 पेपर में आया हुआ है।
तो आपको इस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से नोट्स मैं आपको बना कर दे रहा हूँ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप ठीक तरीके से अगर कॉपी पेन में लिखते चले, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत शानदार तरीके से हाई स्कूल वाले भी और इंटर वाले भी बच्चे जिन्होंने भी वीडियो को नहीं देखा है, आपकी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें। क्योंकि आप यकीन मानिए कि अगर आप ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल को निरंतर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में टॉप ही करना है। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने संपूर्ण वीडियो देख लिया 18 फरवरी से पहले, तो आप यकीन मानिए कि आप टॉप करेंगे करेंगे। तो जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मैं अपने संपूर्ण अनुभव को आपको टॉपर बनाने के लिए अर्पित कर रहा हूँ प्यारे बच्चे। इसलिए आप सभी जो भी वीडियो डाला जाए उसको देखा ज़रूर करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण हमने देख लिया। अब आइए मैंने आपको गद्यांश की व्याख्या करने का तरीका, गद्यांश से प्रश्नों को हल करने का तरीका बता दिया है। अब हम सीधे गद्यांश को पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे और इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो जितने मैं व्याख्या करता हूँ, जितने कठिन शब्द बताता हूँ, वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ताकि जब हम इन प्रश्नों को हल करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आइए पहले क्या इसको पढ़ते हैं। माता भूमि। अब मातृभूमि का मतलब आप पृथ्वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पृथ्वी लिख लीजिए। पृथ्वी पर निवास मतलब रहने वाले, ठीक है, निवास करने वाले मतलब रहने वाले। तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही यानी मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ही राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश का। आपने ये चैप्टर पढ़ा, यानी राष्ट्र किससे बनता है भाई? राष्ट्र जो है पहले तो जरूरी है कि पृथ्वी हो, पृथ्वी पर उसके बाद मनुष्य हो, मनुष्य पर उनकी संस्कृति हो, यानी 3 चीज़ों से बनता है। तो पहला जो है पृथ्वी है, तो दूसरा क्या है? दूसरा है मनुष्य। मनुष्य क्या है? देश का दूसरा अंग है। पूछा जाएगा कौन दूसरा अंग है? तो आपको बताना पड़ेगा दूसरा अंग कौन है? मनुष्य। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, पृथ्वी हो यानी भूमि हो और मनुष्य ना हो, तो राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना मतलब देश निर्माण के बारे में सोचना, देश निर्माण के बारे में सोचना क्या है? असंभव है। असंभव मतलब कठिन है, कठोर है। भाई आप देखिए कितनी भी बड़ी हवेली आप बनवा लें, उसमें मनुष्य ना रहे तो उस हवेली का कोई महत्व है? नहीं है जी। वो तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि धरती हो, बहुत बड़ी धरती हो, मतलब बहुत लंबी चौड़ी धरती हो, लेकिन अगर उस पर रहने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो क्या उसका कोई अर्थ है? भाई धरती को स्वर्ग तो मनुष्य ही बनाता है, धरती को अमृत तो मनुष्य ही बनाता है, तो मनुष्य का रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि धरती हो और मनुष्य ना हो, तो राष्ट्र के बारे में या देश निर्माण के बारे में सोचना असंभव है। पृथ्वी और जन, पृथ्वी धरती, जन मतलब मनुष्य, पृथ्वी और मनुष्य दोनों के सम्मिलन, सम्मिलन मतलब साथ मिलने से, सम्मिलन मतलब साथ मिलने से राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप मतलब देश का, राष्ट्र मतलब देश, जहां जहां राष्ट्र आएगा आप देश कर लेंगे। देश का स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है खाका या ढांचा जिसे आप कह सकते हैं। देश का ढांचा संपादित होता है, संपादित मतलब निर्मित होता है या बनता है, ठीक है। तो बात आ रही समझ में सभी को? जन के कारण, जन के मतलब धरती पर रहने वाले मनुष्यों के कारण, इतना समझ लीजिए, धरती पर रहने वाले मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब माता भूमि या मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त, संज्ञा मतलब उपाधि यहाँ कह सकते हैं, उपाधि को प्राप्त करती है। यानी धरती पर रहने वाले मनुष्यों के कारण पृथ्वी मातृभूमि यानी माता होने की उपाधि को प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, और जन और उस पर रहने वाला मनुष्य, और उस पर रहने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। यानी इस गद्यांश में हम इस बात को विशेष रूप से जानेंगे। इस गद्यांश में बताया गया है कि पृथ्वी माता है और पृथ्वी पर निवास करने वाला जो मनुष्य है वह उसका पुत्र है, ठीक है। इसमें बताया गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, यानी पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये मनुष्य की अपनी भावना होनी चाहिए। अगर वो देश प्रेमी है तो यह भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो जन के हृदय में, जन के हृदय में मतलब मनुष्य के हृदय में इस सूत्र, इस सूत्र, सूत्र मतलब नियम, कौन से सूत्र का नियम? यानी माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, इस सूत्र की बात की जा रही है। जन के हृदय में इस सूत्र की, इस सूत्र की, पृथ्वी मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ, इस सूत्र का अनुभव, अनुभव मतलब प्रकट होना, अनुभव मतलब प्रकट होना, एहसास होना ही देश प्रेम के भावों की, देश प्रेम के भावों की क्या है? कुंजी है, कुंजी है, ठीक है, कुंजी है। इस भावना से, इसी भावना से, किस भावना से? कि पृथ्वी मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ। इस भावना से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण मतलब देश के निर्माण के, देश निर्माण का जो अंकुर है, अंकुर मतलब बीज, बीज क्या होता है? उत्पन्न होता है,
ठीक है? बीज उत्पन्न होता है, खिलता है, विकसित होता है। तो मैंने सभी सरल अर्थ की व्याख्या बता दी आपको। अब देखिए जो ये प्रश्न दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, इन प्रश्नों को करना, इन प्रश्नों को आपको करना है। अगर इन प्रश्नों को आप कर ले जाएँगे तभी आप मान के चलें कि आपको 10 नंबर मिलने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न जो है सब में कॉमन ही रहेगा। आप गद्य में पढ़ेंगे तो यही पूछा जाएगा, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो अब हमने एक बार आपको बता ही दिया है, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये आप तो लिख ले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखने का तरीका आपको पहले गद्यांश में बता दिया है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो भाई देखिए किस लाइन में कल्पना शब्द आया है और असंभव शब्द आया है, ये आपको देखना है। तो आइए पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, नहीं यहाँ तो नहीं आया। पृथ्वी हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। देखिए इस लाइन में दोनों बातें आ गई, यानी मनुष्य भी आया, कल्पना भी आया, असंभव भी आया। तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, बस इसी लाइन को आपको पूरा क्या करना है? इसी लाइन को आप उत्तर में लिख देंगे और कुछ करना ही नहीं है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, गद्यांश को आप ऐसे पहचानेंगे, ठीक है? प्रश्न को आप ऐसे पहचानेंगे बिल्कुल आसान सरल तरीके से। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? आप उत्तर नंबर 2 डालेंगे, मान लीजिए गद्यांश आ जाता है तो 2 डालेंगे, डैश करेंगे और लिखेंगे पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। इतना आप लिख दीजिए, आपका 2 नंबर पक्का। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बात आ रही समझ में? आइए तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं भाई? तो आप देखिए कि पृथ्वी और जन की बात कहाँ की जा रही, किस लाइन में है, बस वो लाइन आपको लिख देनी है। तो आप देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है? तो क्या करते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। ये लाइन आप लिख सकते हैं या थोड़ा-सा और अपने तरफ से अगर अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी और जन मिलकर, या जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं या देश का ढांचा बनाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतने लिख देंगे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आसान, कितने आसान तरीके से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए किस लाइन में मातृ संज्ञा आया है, देखिए इस लाइन में आया है ना, इस लाइन में आया है। तो आप इस लाइन को पूरा लिखेंगे, तो लेकिन थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ लेंगे, लिखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के कारण, इतना जोड़ लेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। इतना आप लिख देंगे और आप का क्या होगा? उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो समझ में आ रही? चौथा अंक आपका हो गया। अब पांचवा की बात की जा रही, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए रेखांकित कहाँ से, रेखा यहाँ तक लगी हुई है, इसका मतलब इस एक लाइन के पूरे की आपकी व्याख्या लिखनी है, ठीक है? अब व्याख्या में मैंने बताया है, व्याख्या आप चाहे कॉपी में लिख लें, मैं बता भी रहा हूँ। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या से पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, जहां से जहां तक करना होता है तो उसके 2-4 शब्द लिख देते हैं। जन से के हृदय में, सॉरी, जन के कारण लिख लेंगे, डैश डैश करेंगे, उसके बाद लिख देंगे पृथ्वी का पुत्र है, इतना लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि धरती पर रहने वाले मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी माता की उपाधि को प्राप्त करती है और इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य इस धरती के पुत्र हैं और धरती उनकी माता है। मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का अनुभव होना ही देश प्रेम भावना का सर्वोच्च प्रमाण है। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? बात आ रही समझ में? थोड़ा सा व्याख्या हम सुंदर बनाने के लिए एक आध लाइन की और व्याख्या कर दे, जितने की लगी हो उतने की न करके एक दो लाइन की और कर दे। तो मैंने यहाँ तक की कर दी है, यहाँ तक मैंने एक कर दी है, कुंजी तक। तो इतना आप व्याख्या में लिख देंगे तो आपका व्याख्या क्या होगा? बहुत शानदार हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए 5 ही प्रश्न आपको आते हैं, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न इससे और भी बन सकते हैं, रहेंगे 5 ही, लेकिन कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, तो उन पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। पूछा गया राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है? तो आप देखिए बिल्कुल पहली वाली लाइन में
धरती पर निवास करने वाले मनुष्य ही राष्ट्र का दूसरा अंग है। इतना लिख देंगे और आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, बताइए कुंजी क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ कुंजी शब्द कहाँ है, यहाँ आया हुआ है। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ देंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का की पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, अनुभव होना ही राष्ट्रता की कुंजी है। राष्ट्रता की कुंजी, इतना आप लिख देंगे और आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप गद्यांश आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी प्रश्न बन जाएं, 50 प्रश्न बन जाएं, आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप कोई गलती करेंगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि दूसरा भी गद्यांश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने सन भी लिख दिया है, आप अगर आपको यकीन नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही सन लिखे हुए हैं, पेपर का नाम भी, पेपर कोड भी मैंने लिख दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है सभी प्यारे बच्चे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और ये इसी प्रकार हम अगले गद्यांश पे भी चलते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम गद्यांश 3 पर पहुंच गए हैं और ये आपके लिए अमृत गद्यांश है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार पेपरों में आया हुआ है। और यहाँ पर भी जो भी सत्र लिखे हुए हैं, मैंने अपने तरफ से नहीं लिखे हैं, बल्कि ये आकलन करके कि किस किस वर्ष ये पेपर में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप कह लें कि राष्ट्र के स्वरूप पाठ का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो यही है। और इसको भी हम ठीक तरीके से पहले इसकी व्याख्या करेंगे और उसके बारे में जानेंगे पूरी बात। क्योंकि ये गद्यांश थोड़ा-सा दार्शनिक है, तो आपको थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस गद्यांश को समझेंगे प्यारे बच्चे। तो आइए पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम इसके सभी जो प्रश्न दिए हुए हैं, इनका अर्थ ढूँढेंगे। तो लेखक कहते हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है। अब ये जन का प्रवाह का मतलब क्या है भाई? तो जन का, मनुष्य का प्रवाह, तो यहाँ जो लेखक हैं, उन्होंने मनुष्य के जीवन को नदी के समान बताया। कहते हैं कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहता रहता, नदी निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार मनुष्यों का भी जीवन निरंतर चलता रहता है। कहते हैं हजारों, सहस्त्रों, सहस्त्रों मतलब हजारों, सहस्त्रों मतलब हो जाएगा हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य, तादात्म्य मतलब होता है तालमेल या समन्वय। कहते हैं कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने पृथ्वी के साथ समन्वय स्थापित किया है। कहते हैं जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। आगे कवि कह रहा हूं, आगे लेखक कहते हैं कि जब तक सूर्य की रश्मि यानी सूर्य की किरणें अपने अमृत समान किरणों से नित्य प्रातः, नित्य मतलब सदैव, प्रातः काल मतलब सुबह के समय, संसार को, भवन मतलब संसार को, अमृत मतलब अमृत रूपी किरणों से भर देती हैं। अर्थात आप देखते हैं सुबह जब सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो जो वृक्ष होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसमें यही बात बताई गई कि जिस प्रकार जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो जब धरती पर आती हैं, तो अमृत, अपने अमृत के समान किरणों से प्रकाशित करती रहती हैं। और थोड़ी ही देर में वह क्या करती हैं, वृक्षों के में नया जीवन का संचार करती हैं, नया जीवन पैदा करती हैं। अर्थात लेखक ने इसमें जो सूर्य की किरणें हैं, उनको समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना है। यानी जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो क्या करती हैं, समृद्धि करती हैं, ऊर्जा का संचार करती हैं। कहती हैं कि जब तक ये सूर्य की किरणें रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। यानी जब तक सूर्य की किरणें निकलेंगी और आकर के यहाँ पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करती रहेंगी, तब तक जो देश के लोगों का जीवन है, वो क्या है, अमर है। अमर, ये आप ध्यान रखिएगा, अमर, अमर का अर्थ होता है जो कभी मरे ना। ठीक है, अमर है। यानी तब तक, जब तक सूर्य की किरणें निकलती रहेंगी, जब तक सूर्य की किरणें ऊर्जा का संचार करती रहेंगी, तब तक इस धरती पर मनुष्य भी रहेंगे। तो यही बात इसमें कही गई है। आगे कहते हैं कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव का अर्थ क्या है भाई? उतार का मतलब यहाँ से है कि जो गिरावट आई, जो पतन हुआ, पतन, उतार का अर्थ पतन, और चढ़ाव का मतलब उन्नति। यानी आप देखिए भाई, बहुत सारे इतिहास में युद्ध हुए, जिनसे बहुत इतिहास में परिवर्तन भी आए, है ना। कभी देश, हमारा देश ही नीचे गया, फिर ऊपर उठा। तो उन्नति, उन्नति से इसका अर्थ है कि देश, इतिहास अनेक उन्नति और अवनति को पार करने के बाद राष्ट्रीय निवासी जन, नए देश में रहने वाले लोग
नई सागर के लहरों के समान बढ़ने के लिए अमर अजर हैं। कहते हैं भाई इस भारत देश में या इस संसार में इतिहास में या उन्नति हुई, लेकिन जिस प्रकार अब थोड़ा सा समझ लेंगे, जिस प्रकार सागर की लहरें जो है एक बार लहर आगे बढ़ जाती, समाप्त हो जाती, फिर दूसरी लहर आगे बढ़ती, उसी प्रकार देश के लोग भी सागर की उठती लहरों के समान अमर अजर है। कहते हैं जिस प्रकार जो सागर की लहर होती है, एक लहर आगे बढ़कर धारा में विलीन हो जाती है, फिर उसी के बाद दूसरी लहर उसका स्थान ले लेती है और धारा का क्रम निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों का भी जीवन इस धरती पर निरंतर चलने वाला है। आगे कहते हैं कि मनुष्य का सततवाही, सततवाही को आप ध्यान रखना, इसका आपको अर्थ पूछ लिया जाता है कहीं, सततवाही मतलब निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला, ठीक है, इसको आप याद रखिए, निरंतर चलने वाला, सततवाही मतलब निरंतर। जन का निरंतर बहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, एक नदी की धारा आगे चलकर सागर में विलीन हो जाती है, दूसरी धारा उसका स्थान ले लेती है, उसी प्रकार इस संसार में यदि मनुष्य जाते हैं तो दूसरा मनुष्य उसका स्थान ले लेता है। कहता है कि जिस आगे कभी लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो नदी होती है वो अपने कर्म और परिश्रम से अनेक घाटों का निर्माण करती है, उत्थान मतलब उन्नति के अनेक घाटों का निर्माण करती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी जीवन में कठिन संघर्ष के द्वारा अपने उन्नति के अनेक रास्तों का निर्माण करता है। तो इसमें यही बात बताई गई है प्यारे बच्चे। तो मैंने आपको सरल व्याख्या बता दी है, अब ध्यान पूर्वक आप सभी सुनेंगे। ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको हमें करना है, अगर इनको हम ठीक तरीके से कर ले गए तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया, इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि शीर्षक का, तो ये नाम मैं बता ही चुका हूं कि शीर्षक का नाम लिखेंगे राज का स्वरूप और लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। अब जो दूसरा पूछा गया है प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आपको ध्यान देना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक करनी है प्यारे बच्चे। तो आप देख सकते हैं नीचे जन का जो प्रवाह अनंत होता है, यहाँ से यहाँ तक अमर तक आय तक करना है, तो ये महत्वपूर्ण होता है और आप इसमें बहुत सरल तरीके से नहीं लिख पाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा इसमें परिवर्तित करना होता है। तो व्याख्या करने से पहले हम देखते हैं कि पहले कुछ शब्द हम लिख देते हैं, यानी जन का प्रवाह अनंत होता है, यहाँ तक डैश डैश कर देंगे और उसके बाद लिख देंगे राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, इतना लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या है, नीचे हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, बिल्कुल सरल व्याख्या, और वैसे ही आप पेपर में छाप कर चले आइएगा। तो पेन उठाइए और पेन से अपने कॉपी पर लिख लीजिए। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे, ठीक है, डैश करेंगे और लिखेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, इतना तो आपको पहले से जोड़ना पड़ेगा, लेखक कहते हैं कि आ जाइए आप लाइन पे, कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। हजारों वर्षों से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ने पृथ्वी या धरती के साथ समन्वय को स्थापित किया है। जब तक सूर्य की किरणें धरती को अपने अमृत के समान किरणों से प्रकाशित करती रहेंगी, तब तक देश में रहने वाले लोगों का जीवन भी अमर है। अर्थात, अब थोड़ा सा जोड़ के लिख देंगे, अर्थात देश के लोगों का जीवन भी सूर्य के प्रकाश के समान शाश्वत है। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चे, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा और इतने लिख दीजिएगा तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। आइए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए, मैंने व्याख्या में बताया भी था कि सूर्य की रश्मियां जब निकलती हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है। भाई वृक्ष पेड़ पौधे में आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है, वो खिल जाते हैं, नए जीवन का संचार करती हैं। तो इसमें थोड़ा सा दार्शनिक है, लेकिन मैं बताया दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये भी आप उत्तर प्यारे बच्चे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ कर लिखना पड़ेगा कि सूर्य की रश्मियों का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह पृथ्वी पर जीवन का संचार करती हैं। इतना तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा और जोड़ के लिख लेंगे, जीवन का संचार करती हैं और पेड़ पौधों वनस्पतियों को विकसित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। अर्थात लेखक ने सूर्य की रश्मियों को समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर नहीं सुन पाए तो फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए कि सूर्य की रश्मियों का
बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह पृथ्वी पर जीवन का संचार करती है और पेड़ पौधों, वनस्पतियों को विकसित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात लेखक ने सूर्य की रश्मियों को समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका जो उत्तर नंबर 3 है वो पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अब उत्तर नंबर 4 में पूछा गया है कि घाटों का निर्माण इसका आशय स्पष्ट कर दीजिए। तो घाटों का निर्माण इसका आशय क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो इसमें भी लिखेंगे थोड़ा सा जोड़ करके पहले कि घाटों का निर्माण इसका आशय यह है कि, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा जोड़ करके कि घाटों का निर्माण इसका आशय यह है कि लेखक ने भूमि को नदी के समान बताया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपने कठिन परिश्रम से अनेक घाटों का निर्माण करती है, उसी प्रकार व्यक्ति भूमि से जुड़कर अनेक संस्कृतियों का जन्म देता है, अनेक संस्कृतियों को जन्म देता है, ठीक है। थोड़ा सा और अपने तरफ से जोड़ के लिख देंगे प्यारे बच्चे कि लेखक के अनुसार घाटों का निर्माण मनुष्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। अगर नहीं सुने हो तो एक बार फिर से सुन लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। चौथे का उत्तर डैश नंबर 4 डालेंगे और डैश करके फिर लिखेंगे घाटों का निर्माण से आशय यह है कि लेखक ने भूमि को नदी के समान बताया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपने कठिन परिश्रम से अनेक घाटों का निर्माण करती है, उसी प्रकार व्यक्ति भूमि से जुड़कर अनेक संस्कृतियों को जन्म देता है। लेखक के अनुसार घाटों का निर्माण मनुष्य के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, ठीक है। मनुष्य के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इतना आप लिख देंगे तो ये भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो 4 उत्तर हमने कर लिया। 5वां उत्तर पूछा गया सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सततवाही लिख देंगे प्यारे बच्चे और सततवाही इस तरीके से सततवाही लिखेंगे और लिख देंगे, डैश करेंगे और लिख देंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर आप केवल लिख देंगे तभी आप, सततवाही का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। निरंतर या अनवरत, लगातार। तो सततवाही मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इतना आप लिख देंगे। निरंतर चलने वाली या निरंतर बहने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चे कि पांचों जो प्रश्न थे उनका उत्तर हमने कर लिया और यही आपको बोर्ड में करना होता है। इससे और भी प्रश्न अगर बन जाए लेकिन आपको व्याख्या अगर आ रही है तो आप कर लेंगे। पूछा जाए कि जन का प्रवाह कैसा होता है तो आपको क्या बताएंगे, भाई आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा आपने कि जन का प्रवाह अनंत होता है, तो आप बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं है। तो बात आ रही समझ में सभी को, किसी को कोई दिक्कत? तो हमने 3 गद्यांश पढ़ लिए हैं प्यारे बच्चे। अब हम चौथे गद्यांश की तरफ चलते हैं और देखते हैं चौथा गद्यांश कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुझे उम्मीद है समझ में सभी को आ रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको आना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चे इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे सभी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप सभी को। अब मुझे यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों में। आइए चौथे गद्यांश की तरफ चलते हैं। चौथे गद्यांश में कहा गया है प्यारे बच्चे, देखिए क्या कहता है। चौथा गद्यांश आपके सामने है। तो चौथा गद्यांश आप देख सकते हैं। इस गद्यांश में जो है काफी सारी बातें की गई हैं, काफी बड़ा है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया ना, 25 में भी आया हुआ है। यानी राज का स्वरूप पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो अपने साथ छल कर रहे हैं। अगर आपको करना है टॉप तो इस पर बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए प्यारे बच्चे। तो आइए मैं इसको पहले व्याख्या करता हूँ, उसके बाद में मैं सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका मार्ग बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये भी बहुत आसान गद्यांश है, बस थोड़ा सा समझेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन समझते चलेंगे। तो इसमें कहते हैं लेखक कहते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, भाई संस्कृति है। तो मैंने शुरू किया था वीडियो तभी मैंने बताया था कि भाई राष्ट्र का नाम आ जाए, कहीं भूमि का नाम आ जाए, है ना, कहीं मनुष्य का नाम आ जाए, कहीं संस्कृति का नाम आ जाए, तो सब कौन सा गद्यांश है भाई, वो सब राष्ट्र के स्वरूप से है। इतना आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है उसमें 3 चीजें हैं। पहला तो पृथ्वी है, फिर दूसरा मनुष्य है और तीसरा क्या है, तीसरा उसकी संस्कृति है। तो इन तीनों की बात, तो पहले 2 अंग हम पढ़ चुके हैं। पहला अंग क्या है भाई, मनुष्य है। दूसरा अंग हम पढ़ चुके हैं क्या है, सॉरी, पहला अंग जो आपका है वो पृथ्वी है, दूसरा अंग आपका मनुष्य है, तीसरा अंग क्या है, संस्कृति। तो तीसरे अंग के बारे में पढ़ना है। तो लेखक कहते हैं कि देश का जो तीसरा अंग होता है वो मनुष्य की संस्कृति। संस्कृति का मतलब कल्चर, उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन, खान पान, उसका जो व्यवहार है वही सब संस्कृति है, ठीक है। जो हम आचरण दिखाते हैं, जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी संस्कृति होती है। तो
कहा गया है तीसरा अंग कौन सा है भाई? मनुष्य की संस्कृति है। तो इतना आप याद रखेंगे, तीसरा अंग कौन है? संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, सभ्यता मतलब देश कह सकते हैं, रीत रिवाज कह सकते हैं, रीत रिवाज का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास का आप लिख लेंगे धड़कन है, धड़कन है, ठीक है। श्वास प्रश्वास का आप लिखेंगे धड़कन है। बिना संस्कृति के, बिना संस्कृति, संस्कृति को संस्कृति मैंने समझा दिया, लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो संस्कृति करके ही करेंगे। जन की कल्पना, कबंध, कबंध का होता है प्यारे बच्चे लिख लीजिएगा बिना धड़के शरीर, बिना धड़के शरीर, यानी आपके शरीर से आपका धड़, धड़ मतलब होता है गले के ऊपरी का जो हिस्सा होता है उसे हम धड़ कहते हैं। तो अगर वो काट दिया जाए, वो अलग कर दिया जाए, तो शरीर का कोई अर्थ रहेगा? तो नहीं रहेगा। तो वही कहा गया है, लेखक कहते हैं कि बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना धड़ के शरीर, यानी जिस प्रकार जो धड़ शरीर होता है बिना धड़ के नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य बिना संस्कृति के नहीं रह सकता। क्योंकि संस्कृति ही क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क है। भाई आपका धड़ ही नहीं रहेगा, आपका दिमाग ही नहीं रहेगा, आप काम ही नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या बताया गया इसमें? एक प्रश्न और उत्तर मिल रहा है, पूछा जाए भाई कि जो संस्कृति है वो क्या है? तो मनुष्य का मस्तिष्क है। या पूछा जाए मनुष्य का मस्तिष्क क्या है? तो उसकी संस्कृति है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय, अब जो अभ्युदय लिखा है, अभ्युदय के लिए उन्नति, उन्नति यानी हम कैसे तरक्की कर सकते हैं प्यारे बच्चे? तो हम तरक्की कर संस्कृति के उन्नति के द्वारा, संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर हमको तरक्की करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे? सबसे पहले हमें अपने संस्कृति में, अपने आचरण में, अपने विचारों में उन्नति करनी होगी। यानी व्यक्ति अपने संस्कृति में उन्नति करके ही राष्ट्र माने देश की वृद्धि मतलब, वृद्धि मतलब विकास, ठीक है, वृद्धि मतलब विकास या समृद्धि संभव है। यानी कैसे संभव है भाई देश की वृद्धि? देश की वृद्धि तब संभव है जब मनुष्य अपनी संस्कृति में विकास करे, अपनी संस्कृति में उन्नति करे, तभी वो देश की वृद्धि कर सकता है। आइए आगे कहा गया है, राष्ट्र के समग्र, समग्र मतलब होता है संपूर्ण, समग्र मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? संपूर्ण। राष्ट्र के संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राष्ट्र का जो समग्र रूप है, आपने पढ़ा ना, तीन चीजें, भूमि है, भूमि पर बसने वाले मनुष्य हों, और मनुष्य के साथ संस्कृति हो। तो राष्ट्र का समग्र रूप यानी संपूर्ण रूप, भूमि, जन और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आपको अगर अच्छा देश बनाना है, आपको एक पवित्र देश बनाना है, तो वहां भूमि तो होनी चाहिए, भूमि के साथ मनुष्य हो, और मनुष्य के साथ हो उनकी संस्कृति, उनका अच्छा व्यवहार। अगर उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो संस्कृति, वो उनकी सभ्यता अच्छी नहीं रहेगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता, वो गांव नहीं तरक्की कर सकता, वो घर नहीं तरक्की कर सकता जहाँ के लोगों का आचरण ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है। यानी भूमि और जन के साथ साथ मनुष्य की जो अपनी संस्कृति है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। आगे कहा गया है कि यदि भूमि और जन, यानी भूमि मतलब धरती, और मनुष्य अपनी संस्कृति से विरहित, विरहित मतलब अलग, विरहित मतलब अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप, राष्ट्र मतलब देश, देश का, देश का लोप मतलब पतन, लोप मतलब आप पतन लिख लेंगे। यानी इसमें बताया गया है कि अगर भूमि हो, मनुष्य हो, लेकिन वह अपनी संस्कृति से अलग हो, तो इसे देश का पतन समझना चाहिए। यानी देश के विकास के लिए जरूरी है कि भूमि और मनुष्य में उसकी संस्कृति अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि बताया गया कि मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष का, मनुष्य के जीव, बिटप मतलब वृक्ष, मनुष्य के जीवन रूपी बिटप का जो पुष्प है, जो फूल है, वही क्या है? संस्कृति। भाई कोई भी पेड़ तब तक सुंदर नहीं होता जब तक उसमें पुष्प नहीं आते, जब तक उसमें फूल नहीं आते। तो भाई हमारा भी जीवन तब तक सुंदर नहीं होगा जब तक हमारे अंदर संस्कृति नाम का पुष्प ना आ जाए। तो इसमें यही बात बताई गई है। आगे लेखक कहते हैं प्यारे बच्चे कि संस्कृति के सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब सुंदरता, संस्कृति को क्या बताया गया? फूल के समान बताया गया, जीवन रूप पेड़ के फूल के समान बताया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहा गया है संस्कृति, तो इसको कह सकते हैं संस्कृति रूपी फूल की सुंदरता और सौरभ, सौरभ माने होता सुगंध, तो संस्कृति रूपी फूल की सुंदरता और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन, देश के लोगों का जीवन, जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अब कितना बड़ी बात इसमें कही गई है। कहा गया है संस्कृति की सुंदरता
और उसके सुगंध में ही देश के लोगों के जीवन का सुगंध, सुंदरता और सौंदर्य, यश, यश मतलब समृद्धि अंतर्निहित है। बात समझिए यहाँ पर थोड़ी सी। इसमें बताया गया है कि उस मनुष्य जिसकी संस्कृति सुंदर होगी, सुगंधित होगी, उसका जो जीवन है वो उन्नति की तरफ जाएगा, वो प्रसिद्धि की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है कि जो संस्कृति का सौंदर्य है, जो उसका सुगंध है, वो जितना अच्छा होगा, राष्ट्रीय यानी देश के लोगों के जीवन में भी सुंदरता और यश माने ईश्वर अंतर्निहित मतलब समाहित होगा। अंतर्निहित मतलब समाहित होगा। तो बात आ गई होगी समझ में। आइए, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म यानी ज्ञान अर्जित करना और उसके बाद कर्म करना, दोनों पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों के एक दूसरे के प्रकाश की संज्ञा, प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति है। यानी ज्ञान अर्जित करना और उसके बाद उसको कर्म में परिवर्तित करना ही क्या है? संस्कृति है। आगे कहा, भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो बनाया है, निर्मित किया है, योगदान दिया है, वो दोनों ही रूप में हमें भारतीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो हमने जो ज्ञान के बारे में सोचा है और जो कर्म के बारे में किया है, बनाया है, वही क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी सरल अर्थ आपको बता दिया, पूरा सरल आपको समझा दिया है। अब आइए, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको भी हम ठीक तरीके से करते हैं। और गद्यांश 4 भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 25 में भी आया हुआ है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या पहले तो पूछा गया है कि गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम बताइए प्यारे बच्चे। तो आप पहले शीर्षक का नाम आप बताइए, शीर्षक का नाम क्या है? तो आप जान गए हैं। तो शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लिखा किसने है? वासुदेव सरगरवाल जी ने लिखा है। आइए, अब अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो मैंने बताया था कि ढूंढिए वृद्धि की संभव कहाँ है भाई। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जब मैं आपको ये लाइन पढ़ा रहा था। सभी ध्यान देंगे प्यारे बच्चे यहाँ इस लाइन में। तो इस लाइन में मैं आपको बताया था कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो आपको लिख देना पड़ेगा यहाँ पर कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये वाली पूरी लाइन आप लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित, अब देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए रेखांकित मैंने नीले से लिख दिया, बिल्कुल आपको आसान है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक लाइन यहाँ ऊपर की हुई है और 2 लाइन ही नीचे वाली की हुई है। तो जितना रेखांकित किया है केवल व्याख्या आपको उतनी ही करनी है। ठीक है, तो व्याख्या से पहले हम डालेंगे बिना संस्कृति के जन, फिर डैश डैश करेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे पुष्प संस्कृति है, इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना बिना धड़ के शरीर जैसे, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, बिना धड़ के शरीर जैसे है। अर्थात जिस प्रकार बिना शरीर के धड़ का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मनुष्य या संस्कृतिहीन मनुष्य का कोई भी महत्व नहीं होता। क्योंकि संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसके द्वारा, आप थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जिसके द्वारा वह उन्नति कर सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि अगर पृथ्वी और मनुष्य अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो इसे देश का पतन समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात यदि मनुष्य के जीवन में संस्कृति नहीं होगी तो इस संसार में उसका कोई भी महत्व नहीं है। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे और आपकी व्याख्या हो जाएगी कंप्लीट। जितना मैं बता रहा हूं उतना बिल्कुल सरल अर्थ में आपको लिखना है, कहीं से छापने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा बताइए, जन का मस्तिष्क क्या है। तो मैं जब पढ़ा भी रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, जल्दी बता दो प्यारे बच्चे। तो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि संस्कृति क्या है? जन का मस्तिष्क। बिल्कुल आसान भाषा में आप लिख देंगे
कि जन का मस्तिष्क उसकी संस्कृति है। इतना आप लिख देंगे, आपको उत्तर पूरा हो जाएगा। पांचवा पूछा गया है कि किसके पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो बताइए कहाँ लाइन आपको मिला था? ये देखिए आप, यहां से ज्ञान और कर्म दोनों की पारस्परिक संज्ञा है, प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। तो ये वाली लाइन आपको लिख देना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? 5 नंबर डालेंगे और डैश करके लिख देंगे प्यारे बच्चे। लिखेंगे कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। बिल्कुल आसान है, ये आप लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी 10 आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो गद्यांश नंबर 4 को भी बड़ी सरलता से हमने देख लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 4 गद्यांश हमने देख लिया, अब हम 5वें गद्यांश की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। 5वां गद्यांश आपके सामने है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर वर्ष पेपर में पूछा ही गया है और इसको आप स्टार कर लीजिएगा, ज्यादा स्टार लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है इस बार 2026 के लिए। तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखेंगे प्यारे बच्चे। तो इसको भी हम पहले पढ़ते हैं और उसके बाद जितने भी सरल अर्थ हैं उनको भी हम देखते चलेंगे और साथ में ही व्याख्या करते चलेंगे। अब हम थोड़ा तेजी लाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन ये पूरा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें प्यारे बच्चे। तो गद्यांश 5 में कहा गया, धरती माता की कोक मतलब होता है गोद, गोद आप कह सकते हैं। गोद में अमूल, अमूल थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, अमूल लिख लीजिएगा। अमूल मतलब क्या होता है? अनमोल, अनमोल। निधियां, निधियां मतलब धन, धन का भंडार, धन या धन का भंडार भरी हुई है। यानी जो धरती है उसके गोद में अनमोल धन भरा हुआ है, जिसके कारण क्या कहलाती है? वसुंधरा। धरती के एक पर्यायवाची वसुंधरा, वसुंधरा मतलब रत्नों को धारण करने वाली, ठीक है। वसु मतलब रत्न होता है, तो रत्नों को धारण करने वाली है पृथ्वी, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? वसुंधरा। तो धरती के गोद में अनमोल धन भरा हुआ है, जिसके कारण क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। भला उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? परिचित मतलब जागरूक, जागरूक नहीं होना चाहेगा। भाई जो धरती के अंदर निधि पाई जा रही है, चाहे वो हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो उपजाऊ मिट्टी हो, तो इन सब के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। तो यही बात इसमें कही गई है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं ने, धातुओं मैंने बताया ना, वही लोहा, तांबा, कोयला, सोना, चांदी, तो लाखों करोड़ों वर्ष से वो कहाँ पाए जा रहे हैं? सबको पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ का मतलब गोद में पोषण मिला है। आगे का आगे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित का असंख्य लिख लीजिएगा, असंख्य प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। भाई देखिए, जब आपको मिट्टी कैसे, मुल्तानी मिट्टी कैसे प्राप्त होती है, तमाम मिट्टियां कैसे प्राप्त होती है, उपजाऊ कैसे होती हैं? नदियां जब बहती हैं तो उनके धारा से जो चोट लगती है पर्वतों पर या पहाड़ों पर, तो उनसे टकरा करके, उनकी चोट से टकरा करके जो मिट्टी आगे आकर फिर सागर के किनारे इकट्ठा हो जाती है, उसी को हम बटोर लेते हैं, विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। तो नदियों ने क्या किया है? पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी के देह मतलब शरीर को सजाया है। तो इन मिट्टियों के बारे में भी जानकारी, हमारी भावी, भावी मतलब आने वाली, भविष्य की आर्थिक अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी पृथ्वी पर जितनी भी धातुएं पाई जा रही हैं, जितनी मिट्टी पाई जा रही हैं, इन सब की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल मतलब मूल्यांकन होना चाहिए। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़, जड़ मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव पत्थर भी कुशल, कुशल शिल्पियों, शिल्पियों मतलब शिल्पकारों के द्वारा जो पत्थर पर अपनी कलाकारी करते हैं। अपने अजंता पढ़ा होगा कक्षा 10 में, तो उसमें पूरा अजंता में बताया गया है। तो पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जो जड़ निर्जीव पत्थर होते हैं, जो देखने में एकदम बदसूरत लगते हैं, बेकार लगते हैं, लेकिन जब वही पत्थर शिल्पकारों के द्वारा संवारे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो क्या, अत्यंत सुंदर, सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं, यानी बहुत सुंदर लगने लगते हैं। और मूर्ति कई लाखों में, करोड़ों में बिकती है मूर्तियां। नाना भात के, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, अनगढ़, अनगढ़ मतलब होता है आकृतिहीन, नग मतलब होता है पहाड़, बिंद की नदियों के प्रवाह में, बिंद की जो नदियां हैं उनके प्रवाह में, और सूर्य की धूप में चिलकते रहते, चिलकते मतलब जलते रहते हैं। यानी जो पहाड़ है वो क्या है? नदी के प्रवाह में, सूर्य की धूप में जलते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर, पहलदार, पहलदार मतलब रेखा से युक्त, इस तरीके से जब रेखा बना देते हैं, उस पे आकृति बना देते हैं, आकृति से युक्त कटाव पर लाते हैं,
तब उनके प्रत्येक चोट, आघात मतलब होता है चोट, तो प्रत्येक चोट से क्या होती है, नई शोभा, नई शोभा, शोभा मतलब सुंदरता, और सुंदरता फूट पड़ती है। तो शोभा मतलब ही सुंदरता होता है, या शोभा को आप यहाँ तेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुंदरता फूट पड़ती है और वो क्या होते हैं, अनमोल मतलब कीमती हो जाते हैं। तो सभी सरल हमने देख लिए प्यारे बच्चे। अब जो नीचे के दिए हुए प्रश्न हैं इनको करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारे पेपर में आएंगे, और आप देख सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो पहला है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे। संदर्भ में लिखना क्या होता है, पाठ का नाम लिखना होता है, और शीर्ष जो पाठ के लेखक होते हैं उनका नाम लिखना होता है। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना आप लिख देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा लगी हो, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है रेखा लगी हुई है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित व्याख्या करने से पहले हम कुछ शब्द लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे धरती माता की कोख में, भी डैश डैश करेंगे, और उसके बाद में लिख लेंगे पोषण मिला है, और फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, और लिखेंगे। तो थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ कर लिख लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे लाइन पे, लिखेंगे। आप लिख भी लीजिए क्योंकि यही पेपर में आपको छाप कर आना है, इस तरीके से आप लिख कर आइए, बिल्कुल सरल। मैंने व्याख्या बता दी है, तो 2 लाइन की व्याख्या हमको लिखनी है। तो हेडिंग डालेंगे, व्याख्या, और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि धरती माता की गोद में मिट्टी, जल, जो अब ये जो अमूल्य निधियां उनकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, अमूल्य निधियों को आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिएगा, फिर से समझिए। धरती माता की कोख में मिट्टी, जल, लोहा, तांबा जैसी अनमोल निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। इन संसाधनों के बारे में भला कौन जागरूक नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं ने, जैसे सोना, चांदी, कोयला, पृथ्वी की गोद में, आदि को थोड़ा सा जोड़ लेंगे, आदि को पृथ्वी की गोद में पोषण प्राप्त हुआ है। ये संसाधन हमारे, थोड़ा सा जोड़ लेंगे, यहां तक तो आपका हो गया पूरा, लेकिन थोड़ा सा आप जोड़ करके लिख देंगे। ये संसाधन हमारे आर्थिक विकास और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी जांच पड़ताल अवश्य होनी चाहिए। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या बड़ी सुंदर हो जाएगी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि धरती माता की कोख में मिट्टी, जल, लोहा, तांबा जैसी अनमोल निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। इन संसाधनों के बारे में भला कौन जागरूक नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं, जैसे सोना, चांदी, कोयला आदि को पृथ्वी की गोद में पोषण प्राप्त हुआ है। ये संसाधन हमारे आर्थिक विकास और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी जांच पड़ताल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो हम कर ही चुके हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है। लिख देंगे धरती माता की गोद में जो अनमोल निधियां, अर्थात कोयला, सोना, चांदी, खनिज, उपजाऊ मिट्टी आदि भरी हुई है, इन्हीं के कारण यह वसुंधरा कहलाती। इतना आप लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आइए, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, तो आप देखिए किस लाइन में देह शब्द आया हुआ है। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे, यहां से लेके दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों, तो यही आपको उत्तर में भी लिख देना है। 4 डालेंगे उत्तर और डैश करके लिखेंगे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। यहां तक लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। यानी बहुत सरल है, बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा उत्तर कहाँ लिखना है। तो ठीक है, ये आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला पूछा गया आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो मैंने यहाँ बताया था ना, आप देखिए आर्थिक विकास के लिए, हमारे भावी आर्थिक विकास
के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये उत्तर पूरा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से बढ़ा करके लिखेंगे धरती माता की गोद में पाए जाने वाली अनमोल निधियां जैसे उपजाऊ मिट्टी, सोना चांदी, हीर कोयला आदि आदि की जांच पड़ताल हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे, चाहे इतना आप लिख देंगे तब भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा कि धरती माता की कोख में पाए जाने वाली अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल हमारे आर्थिक विकास के उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा गद्यांश 5 भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप सब बड़ी शानदार तरीके से पढ़ भी रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आइए पद्यांश संख्या अब हम लोग 6 पर गद्यांश संख्या 6 पर चलते हैं। मैं बार-बार पद्यांश बोल देता हूँ क्योंकि पद्यांश ही पढ़ रहे थे तो ये दिमाग में आ जाता है। तो गद्यांश 6 पर चलते हैं और उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चे। तो गद्यांश 6 आपके सामने है। ये भी देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। यानी राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है, इसका हर कोई गद्यांश अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे किसी ना किसी पेपर में ये 20 में भी आया है, 23 में भी आया, यानी 3-3 साल बाद ये रिटर्न हुआ है, तो 26 में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो आप देखिए इसमें जो पृथ्वी है उसको माता के समान इस भी गद्यांश में बताया गया है, तो हम इसको भी ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चे। व्याख्या आप समझते चलिएगा। यानी लेखक कहते हैं कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। नहीं, माता चाहे एक पुत्र हो उसके, चाहे उसके पास 5 पुत्र हों, वो कभी ये नहीं कहती कि बड़ा वाला पुत्र मेरा सबसे चहेता है, छोटा वाला नहीं है। तो माता जो होती है सभी पुत्रों को समान भाव से, मतलब समान प्रेम करती है। ठीक है, यहाँ ये जो है समान भाव का अर्थ यहाँ प्यारे बच्चे है कि समान भाव से प्रेम करती है। ठीक है, इसमें यही बात कही गई है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर। आप देखिए भारत में ही विभिन्न प्रकार के जात संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पाए जाते हैं। तो लेखक इसमें समानता और एकता का अधिकार, एकता का संदेश दे रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार जो पृथ्वी पर कहीं कोई भी बस रहा हो, कोई पर्वत में बस रहा हो, कोई पठारों में बस रहा हो, कोई ऊंचाई पर, कोई कहीं किसी दूर दराज किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, तो सभी मनुष्य क्या हैं? सभी मनुष्य बराबर हैं। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। उनमें ऊंच नीच यानी धरती के लिए उन मनुष्यों में ऊंच नीच का यानी अमीर गरीब का कोई भी भाव नहीं है। इसमें ये बात बताई गई है। आगे कहा गया है कि जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मातृभूमि यानी धरती के उदय का मतलब यहाँ उन्नति से है प्यारे बच्चे। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य धरती की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है, वह धरती में समान अधिकार का भागी मतलब हिस्सेदार है। तो जो ये चाहता है, जो मनुष्य चाहता है कि ये धरती के उन्नति के लिए हम काम करेंगे, वह मनुष्य इस धरती के जितने भी वरदान है, जितने भी आशीष हैं, जितने भी हीरे रत्न या जो भी चीजें इसमें पाई जाती हैं, उसमें हिस्सा पाने का हकदार है। आगे कहा गया पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों, जनों मतलब मनुष्यों का विस्तार मतलब फैलाव, अनंत मतलब असीमित है। नगर, जनपद का आप समझ लीजिए, जनपद का अर्थ जिला होता है। ठीक है, तो जनपद लिखने के लिए भी आ जाता है। तो आप जानिए जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला या जन्मस्थली भी कह सकते हैं। तो जनपद माने जिला होता है। ठीक है, पुर जो छोटा कस्बा होता है उसको पुर बोलते हैं। गांव भी है। जंगल, पर्वत, नाना में विभिन्न प्रकार के जनों से भरे हुए, जन मतलब मनुष्यों से भरे हुए हैं। ठीक है, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं। यानी सबकी भाषा एक जैसी थोड़ी है भाई। आपने पढ़ा, भारतीय संस्कृति पढ़ा होगा, 4 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। यानी आप थोड़ी जगह पे थोड़ी दूरी पर हैं तो उससे आप दूसरी भाषा वेशभूषा मिलेगी। थोड़ी दूरी पर आप चले जाएंगे तो वहाँ दूसरी भाषा, जैसे राजस्थान में आप चले जाएंगे तो वहाँ कपड़े दूसरी प्रकार से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आप चले आएंगे तो वहाँ पहनावा भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। और सब जगह हैं,
अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों, भारत की ही सुंदरता यही है कि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ करो हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ करो हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, अगर रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो ये भारत इतना शानदार देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां बड़े समान भाव से रहती हैं, तो वही इसमें बताया गया है कि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, फिर भी ये क्या है, धरती के पुत्र हैं। और इस कारण उनका सौहार्द, सौहार्द मतलब होता है प्रेम भाव, अखंड मतलब अटूट है, इसीलिए वो अपने आप को पुत्र मानते हैं, इसीलिए धरती के प्रति जो उनका प्रेम है वो अटूट है। आगे कहा गया है कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि, सभ्यता मतलब आप समझ सकते हैं, सभ्यता मतलब पहनावा, रहन सहन, खान पान, सभ्यता मतलब खान पान कह सकते हैं, रहन सहन के दृष्टि, दृष्टि मतलब नजरिए से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। यानी आप देखिए कहीं कहीं जो शहरों में रहते हैं वो ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, जो गांव में रहते हैं थोड़ा पिछड़े हैं, तो वही बात कही गई है कि रहन सहन के नजरिए से, खान पान के नजरिए से लोग एक दूसरे से आगे पीछे मतलब छोटे और बड़े हो सकते हैं, किंतु लेकिन इस कारण से कि मातृभूमि के साथ, इस कारण से कि मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, चाहे कोई शहर का रहने वाला हो, चाहे कोई गांव का रहने वाला हो। जब बात भारत की धरती की आएगी तो उसमें क्या है, सभी बराबर हैं, कोई भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव मतलब मतभेद, कोई भी मतभेद उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात पृथ्वी के लिए क्या है, सभी बराबर हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण, प्रांगण भी शब्द पूछ लिया जाता है, प्रांगण जो बड़ा खुला मैदान होता है उसको प्रांगण बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस धरती के विशाल प्रांगण, विशाल खुले हुए मैदान में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समान क्षेत्र मतलब जगह है, समान अधिकार है, समान क्षेत्र है, समान जगह है। समन्वय के मार्ग, समन्वय मतलब होता है तादात्म्य, तालमेल, समन्वय के मार्ग से भरपूर, यानी एकता, यह समन्वय का एकता के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने के लिए सबको एक जैसा अधिकार है, यानी एकता के मार्ग से भरपूर और सभी को उन्नति करने का, सभी को तरक्की करने का एक जैसा अधिकार है। अर्थात इस गद्यांश में ये बात बताई गई बच्चों कि हमें आपस में विरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, जो भी इस धरती पर निवास करने वाला मनुष्य है, किसी भी जात धर्म का है, उसको समान अधिकार है कि वो धरती के साथ उन्नति करे, पहले तो धरती की उन्नति करे और धरती के साथ वो खुद की उन्नति करे, तो इसमें यही बात कही गई है। तो हमने व्याख्या पढ़ ली प्यारे बच्चे, अब आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं, जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न पर पूछा गया समान अधिकार का भाग, भाग नहीं, यहाँ भागी कर लीजिएगा, थोड़ा हम स्प्रिंट हो गया, तो भागी, भागी कौन है, तो आप देखिए भागी वाला कहाँ आया है भाई, भागी वाला कहाँ आया है, तो आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ दिखा हुआ है कि वह समान अधिकार का भागी, लेकिन इतने से तो आपका उत्तर पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसका उत्तर लिख लीजिए कि जो मनुष्य पृथ्वी के उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगले उत्तर में प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न में कहा गया है पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो आप देखिए पृथ्वी पर किसका, यहाँ देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, इतना ही आपको लिख देना है। इसमें आप दूसरे का उत्तर दूसरा डालेंगे और उत्तर डैश करेंगे, लिख देंगे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का विस्तार अनंत है, ठीक है, अनंत है इतना आप लिख देंगे, या थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, अनंत है नगर जनपद पुर गांव जंगल और पर्वत आदि में नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ है, इतना भी लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे पूछा गया अनंत और जनपद शब्द का, तो अनंत मैं आपको बता ही चुका हूं, अनंत का मतलब होता है असीमित, अनंत का आप लिख देंगे डैश करेंगे असीमित जिसका अंत ना हो, और जनपद का आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, जनपद का दो लिख देंगे, तो पहला तो आप जिला लिखेंगे और फिर डैश करेंगे जन्म स्थान लिख देंगे, ठीक है, दो आप लिख देंगे जिला और जन्म स्थान, तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो भाई रेखांकित देखिए कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी पर निवास करने यहाँ तक करना है, तो व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी पर निवास डैश डैश करेंगे और उसके बाद जनों से भरे हुए इतना लिख देंगे, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, इतना जोड़ लेंगे, अंश में लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों का विस्तार असीमित है, अर्थात थोड़ा सा जोड़ लेंगे मनुष्य का फैलाव इतना अधिक है, थोड़ा सा जोड़ लेंगे मनुष्य का फैलाव इतना अधिक है कि नगर जनपद
पुर और गांव, जंगल और पर्वत भी विभिन्न प्रकार के मनुष्यों से भरे हुए हैं, अर्थात धरती के हर क्षेत्र में मनुष्यों का वास है। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चे, ठीक है। इतना आपको लिख देना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी चुके हैं। तो गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इतना आप लिख देंगे तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस गद्यांश को भी हमने प्यारे बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि आपको होगी। बहुत शानदार तरीके से हमने इसको देख लिया। तो 6 गद्यांश हो गए हैं, हम लोग 7वें गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, हम 7वां गद्यांश पढ़ते हैं और व्याख्या करेंगे, फिर इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो गद्यांश नंबर जो 7 है प्यारे बच्चे, इसमें कहा गया साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद जो होता है, सुख संपदा के जो साधन होते हैं उनकी बात की गई है। अनेक अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन मतलब देश के लोग अपने अपने मानसिक मतलब हृदय के या मन के भावों को प्रकट करते हैं। यानी देखिए, हमारे देश में जो अपने हृदय के भाव को प्रकट करना है तो कैसे, कोई कहानी लिख देता है, कोई चित्रकारी कर देता है, कोई नृत्य के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, कोई और दूसरे आमोद प्रमोद के माध्यम से अपने सभी मानसिक भावों को प्रकट करता है। तो इसमें इस पूरे गद्यांश में जो आत्मा का आनंद है उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भारत की संस्कृति है, तो इसमें ये बताया गया है कि भले ही लोग जो है अलग अलग धर्मों वाले हों, लेकिन जब आत्मिक आनंद की बात आती है तो वो किसी धर्म की भी संस्कृति हो, अगर कोई सहृदय व्यक्ति है तो वो आनंद पक्ष को स्वीकार लेता है, उसमें कोई दिक्कत उसको होती नहीं है। तो यही बात इसमें बताई गई है। कहते हैं आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, आत्मा का यानी संसार भर में फैला हुआ जो आनंद भाव, आत्मा को क्या पसंद है भाई? आत्मा को तो चाहिए आनंद। यह इन विविध विविध मतलब अनेक रूपों में साकार होता है। यानी मनुष्य की जो आत्मा है वो इन विभिन्न रूपों में, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, इनसे ही उसको आनंद मिलता है, इन्हीं में ही आनंद बटा हुआ है। आगे लेखक कहते हैं कि यद्यपि मतलब भले ही बाह्य रूप मतलब जो दिखाई देने पर, बाह्य रूप के दृष्टि दृष्टि मतलब नजरिए से संस्कृति के ये लक्षण, अब ये लक्षण कौन कौन से थोड़ा सा आप जानना पड़ेगा। संस्कृति के मतलब साहित्य, कला, नृत्य, ये सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद मतलब आत्मिक आनंद, आंतरिक आनंद का हो जाएगा आत्मिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है भाई। चाहे आप साहित्य लिखें, चाहे आप कलाकारी करें, चाहे आप नृत्य करें, आपको मिलने वाला क्या है? सबसे सबसे केवल आपको रस मिलने वाला है, आपको आनंद मिलने वाला है, आपको आत्म संतुष्टि ही तो मिलने वाली है। यही तो वही बात बताई गई कि भले ही देखने में ये लक्षण अलग अलग दिखाई दें, कार्य अलग अलग दिखाई दें, लेकिन जो आत्मा का आनंद है उसके नजरिए से इन सब में एक समानता दिखाई देती है। जो सहृदय, सहृदय मतलब हृदयवान व्यक्ति है, जिसके पास हृदय है तो उसकी बात की जा रही है। हृदयवान व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति है, वह प्रत्येक, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, प्रत्येक धर्म के संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी कोई भी धर्म हो, उसकी संस्कृति का जो आनंद देने वाला भाग है उसको हृदयवान व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, स्वीकारता है, और उसी से क्या होता है? आनंदित होता है, उसी से संतुष्ट होता है। तो इसमें यही बात बताई गई है। तो मैंने थोड़ा सा और मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे विभिन्न धर्मों में भी देखिए आप, जैसे होली है या दिवाली है या ईद है या दशहरा है, जो भी, या क्रिसमस है, जो भी त्योहार आते हैं तो उसमें जो भी चीजें की जाती हैं, अगर मनुष्य को अच्छी लग रही हैं तो वो उनसे आनंद उठा लेता है, वो उनसे क्या करता है? आनंद उठाता है। और उससे इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि भाई किसका त्योहार है, किस धर्म का है, बस उसको क्या चाहिए? उसकी आत्मा को संतुष्टि चाहिए। तो इसमें जो है पूरे गद्यांश में प्यारे बच्चों आत्मिक आनंद और संस्कृति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। आगे कहा गया है कि इस प्रकार की उदार भावना, इस प्रकार की उदार मतलब उत्तम भावना, विविध जनों, विविध मतलब अनेक प्रकार के मनुष्यों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यकर मतलब लाभदायक है। इस प्रकार की उदार भावना कैसी? कि भाई किसी की भी संस्कृति हमको क्या करना है? हमको तो उससे आनंद उठाना है। तो ऐसी जिस उदार भावना होगी, तो जहाँ विभिन्न प्रकार के जात धर्म के लोग रह रहे हैं, अगर उनकी भावना इस प्रकार हो जाएगी तो उस देश के लिए ये भावना क्या है? उस देश के लिए ये भावना लाभकारी है, लाभकारी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे की व्याख्या मैंने बता दी। अब सबसे बड़ी बात ये, आप देखिए नीचे के प्रश्न अगर आप कर ले जा रहे हैं तभी आपको ठीक नंबर मिलेगा। तो पहले तो आपको गद्यांश के शीर्षक और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम क्या है भाई? राष्ट्र का स्वरूप है। और जो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है प्यारे बच्चे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करते हैं?
उससे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चे, तो हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक करनी है व्याख्या, देख लीजिए आप पूरा जो नीले में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो यद्यपि भला रूप की दृष्टि इतना लिख देंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे, उसके बाद आनंदित होता है लिख देंगे, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जो मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से आप ये सुन लेंगे और कॉपी में लिख भी लेंगे क्योंकि पेपर में आपको यही छाप के आना है, ठीक है? व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे थोड़ा पहले अपने तरफ से जोड़ करके कि लेखक कहते हैं कि भले ही बाह्य दृष्टि से संस्कृति के ये लक्षण जैसे साहित्य कला, नृत्य, खान पान आदि अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब मनुष्य के आत्मिक आनंद की दृष्टि से एक समान है, अर्थात इनमें एक रूपता है। जो भूमि, जन और संस्कृति के अटूट संबंध और राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप बनाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जोड़ के लिखना पड़ेगा, इसलिए भले ही ये सब इसलिए भले ही संस्कृति के ये बाहरी रूप अनेक दिखें, लेकिन ये सब मिलकर देश के लोगों के संपूर्ण आनंद को दर्शाते हैं और जो व्यक्ति हृदयवान है वह प्रत्येक धर्म के संस्कृति के आनंद पक्ष को ग्रहण कर लेता है और उससे आनंदित होता है, क्योंकि यही संस्कृति राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करती है। तो इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चे। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार कर प्रसन्नचित्त होता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसका उत्तर लिख देना पड़ेगा कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके उससे प्रसन्नचित्त होता है। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो आप लिख लीजिए इसका उत्तर। लिखेंगे, मैंने बताया भी है, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने संस्कृति की विशेषता और आत्मिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है और मनुष्य के आत्मिक स्वरूप पर प्रकाश डाला। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाए। फिर से समझ लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने संस्कृति की विशेषता और मनुष्य के आत्मिक आनंद पर प्रकाश डाला है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो कहा गया है, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन रूप में प्रकट करते हैं। तो आप देखिए पहली लाइन आपको पूरा उत्तर लिख देना पड़ेगा। लिखेंगे आप सभी प्यारे बच्चे, लिखेंगे राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आप ये भी देखिए 2020 में आया, फिर 23 में आया, फिर 24 में आया, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा। इस प्रकार इसके सभी प्रश्न हमने कर लिए तो हमको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये पूरा पाठ आप देख सकते हैं कि बहुत अमृत है आपके लिए। तो इस पूरे पाठ को आप जरूर देखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दें 10 दोस्तों में। आइए अगले जो है हमारा गद्यांश संख्या 8 पर हम प्यारे लोग बच्चे, चलते हम हैं। गद्यांश संख्या 8 पर पहुंच गए हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2024 के पेपर में ये आया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी भी व्याख्या सरल अर्थों में करेंगे और उसके बाद ये जो नीचे के दिए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। आप कॉपी और पेन से लिखते भी रहें और ठीक से समझते भी रहें। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पतियां अपने अदम, अदम का होता है प्यारे बच्चे परबल, परबल, ठीक है, परबल, ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। भाव से उठते रहते हैं। अब देखिए एक बात ये कहा गया है कि आप जंगल में देखते होंगे तो जितनी लताएं हैं, आप लता को देखते हो, लता वह है, आप कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं जिसका अपना आधार नहीं होता, जिसमें लकड़ी नहीं होती, उसको कह सकते हैं। तो वह पौधे जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जाकर दूसरों पर वो एक तरीके से कह लीजिए परजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। तो आप देखते होंगे जंगल में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पेड़ बढ़ रहा हो, अगर उस पेड़ पर कोई दूसरी लता भी है तो भी बढ़ रही है, पेड़ भी बढ़ रहा है। यानी वहां पर आप देखते हैं एक दूसरे बढ़ते तो हैं, लेकिन एक दूसरे में कोई विरोध नहीं होता, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं वो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस गद्यांश में लेखक ने बताने का प्रयास किया है
कि इस देश में या राष्ट्र में व्यक्तियों को आपसी तालमेल बनाकर रखना चाहिए, एक सूत्रता का भाव होना चाहिए और उसने क्या किया है, पेड़-पौधों से, सॉरी नदियों से और सागरों से तुलना की है। पारस्परिक मतलब एक-दूसरे के, सम्मिलन मतलब साथ, एक-दूसरे से साथ मिलकर, अविरोधी मतलब जिसका विरोध ना हो, बिना विरोध के भी आप कह सकते हैं, बिना विरोध के स्थिति को प्राप्त करते हैं, बिना विरोध यानी कोई भी पौधा एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, बल्कि जिसमें जितनी शक्ति होती है वो उतनी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता, अर्थात सब में एक सूत्रता होती है। प्रबल भाव से तो बढ़ते हैं लेकिन कोई किसी का विरोध नहीं करता। कहा गया उसी प्रकार राष्ट्रीय जन यानी देश के लोग भी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि लताओं की तुलना मनुष्यों से की गई है और कहा गया है कि जिस प्रकार लताएं अदम भाव से आगे बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार जो देश के लोग हैं अपनी संस्कृतियों के द्वारा मिलकर रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई अच्छी संस्कृति है। आगे फिर बताया उन्होंने कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह अनेक धाराएं नदियों के रूप में, यानी जल की जो अनेक धारा होती है नदियों के रूप में, वो सागर में मिलकर यानी समुद्र में मिलकर एक रूपता को प्राप्त करते हैं, एक समान हो जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन भी अनेक विधियों अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। यानी इसमें तालमेल की भावना बताई गई है। कहा गया है समन्वय युक्त जीवन। समन्वय मतलब एकता से युक्त जीवन या तालमेल से भरा हुआ जीवन राष्ट्र के लिए क्या है, सुखदाई है, लाभदायक है। यानी इस गद्यांश में प्यारे बच्चे ये बात बताई गई है कि इस गद्यांश में मुख्य रूप से लेखक ने देश की एकता व देश की एकता देश की एकता को प्रकाशित किया है। इस गद्यांश में मुख्य रूप से लेखक ने देश की एकता को प्रकाशित किया है, देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है, व्याख्या कर दी है। अब एक-एक प्रश्न का हम लोग ठीक तरीके से इसका हल ढूंढते हैं। तो पहला बताया गया जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसका अर्थ कि जिस प्रकार जंगल में अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने प्रबल भाव से विकसित होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे से मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। इतना लिख देंगे और आपका जो उत्तर है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो उत्तर होगा वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका पूरा हो गया। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना किससे की गई है? तो बताइए विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना किससे की गई है? तो आप देख सकते हैं यहाँ तो आप इसमें लिख देंगे विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना वृक्ष, लता, नदियों और सागर से की गई है। इतना आप लिख देंगे तो इसका भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अदम्य और अविरोधी का अर्थ बताना है। तो अदम का मैंने बता ही दिया था, प्रबल होता है प्यारे बच्चे, तो इसका आप प्रबल लिख देंगे। ठीक है, विरोधी मतलब जिसका विरोध ना हो, ये आप लिख सकते हैं, जिसका विरोध ना हो या बिना विरोध के। ठीक है, जिसका विरोध ना हो या बिना विरोध के। अब देखिए चौथे नंबर में पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डाला है, राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डाला है। इतना आप लिख देंगे तो आपका जो उत्तर है पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए अगला जो पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आइए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करते समय थोड़ा-सा हम अपने तरफ से जोड़ लेंगे और व्याख्या आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि पेपर में यही आपको छाप के भी आना है, तो आप लिख लीजिएगा। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, थोड़ा-सा पहले अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे। थोड़ा-सा लिखेंगे व्याख्या से पहले हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है थोड़ा-सा देख लेते हैं उसको। तो आप देख सकें यहाँ से यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है, यानी एक लाइन की व्याख्या करनी है, लेकिन इतने में पूरा नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ेंगे भी। तो ध्यान दीजिएगा, व्याख्या से पहले हम लिखते हैं तो समन्वय युक्त जीवन लिख देंगे, फिर डैश डैश करेंगे। ठीक है, समन्वय युक्त जीवन लिख देंगे प्यारे बच्चे और फिर क्या करेंगे, डैश करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि
कि सभी मनुष्यों में एकता को स्थापित करना है। लेखक के अनुसार जिस प्रकार पेड़-पौधे निस्वार्थ अदम्य भाव से बढ़ते हैं और नदियां भी अविरोधी भाव से सागर में मिलकर उन्नति को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति और सुख तभी संभव है जब उसके नागरिक अपनी विभिन्नताओं को मिटाकर राष्ट्रीय भावना और संस्कृति के लिए एक होकर रहें। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो बात आ गई होगी समझ में, ये पद्यांश सॉरी ये गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और 2024 में आया हुआ था प्यारे बच्चे, अगर इस बार भी आता है तो आप छोड़िएगा मत, इसको करके आइएगा। चलिए ये गद्यांश हो गया, अगले गद्यांश संख्या 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गद्यांश संख्या 9 में 9 आपके सामने है, इसको भी हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं 19 में आया है और 23 में आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चे। यानी राष्ट्र के स्वरूप पाठ का हर एक गद्यांश महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम संपूर्ण गद्यांशों को पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अब आइए 9 गद्यांश संख्या 9 में कहा गया है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण। प्रांगण का मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्रांगण का अर्थ होता है बड़ा खुला मैदान। तो आप विशाल प्रांगण को लिख लेंगे विस्तृत मैदान में। ठीक है, विस्तृत मैदान में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र। समान क्षेत्र मतलब जगह है, स्थान है। समन्वय के मार्ग, समन्वय मतलब तालमेल, है ना, आपसी तालमेल जो होता है, आपसी एकता की बात की गई है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबका एक जैसा अधिकार है। यानी इस पाठ में सभी के अधिकारों के बारे में बताया गया है कि भाई कोई किसी भी जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, तो भाई उसको क्या करना है, उसको तरक्की करने का, उन्नति करने का एक जैसा अधिकार होना चाहिए। कोई किसी को बिना कारण उत्पीड़न ना करे, कोई किसी को सताए ना, परेशान ना करे, ये बताया गया है। आगे लेखक कहते हैं कि किसी भी जन मतलब मनुष्य को पीछे छोड़कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल भाई, देखिए आप एक घर में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं तो परिवार बहुत तरक्की करता है। लेकिन अगर 10 लोग हैं, 5 लोग काम करने वाले नहीं हैं, तो आप देखिए उस घर की तरक्की नहीं हो पाती। तो जब घर की तरक्की नहीं हो पाती तो देश की कैसी होगी? तो वही कहा गया, किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव इसलिए राष्ट्र मतलब देश के प्रत्येक अंग। अब देखिए राष्ट्र का अंग कौन है? मनुष्य है। तो प्रत्येक अंग की शुद्ध, ये शुद्ध है, इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, शुद्ध। शुद्ध कर लीजिएगा, शुद्ध मतलब जानकारी। तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग अर्थात प्रत्येक मनुष्य की जानकारी हमें लेनी चाहिए कि कौन किस स्थिति में है, कौन निर्धन है, कौन धनी है, कौन पीछे छूट रहा है, मतलब सबके बारे में जानकारी ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होगा, अंधकार मतलब अज्ञानता, निर्बलता मतलब कमजोरी का निवास होगा, अस्थायित्व होगा, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। देखिए आपका शरीर है और अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, काम नहीं करता है, तो आप मानिए कि फिर आप थोड़ा-सा क्षीण अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और वो जो आपका हिस्सा रहेगा, वो आपके लिए कोई भी शक्ति नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस हिस्से को आप ठीक कर लें, उस हिस्से की दवा करा लें, उस हिस्से की जो कमज़ोरी है उसको दूर कर दें। तो वही बात लेखक कह रहे हैं, यानी शरीर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र को इन्होंने शरीर बता दिया है और जो अंग की बात की जा रही है वो मनुष्य है। तो वही कह रहे हैं कि देश यानी देश रूपी शरीर का अगर एक भाग में अज्ञानता है, कमजोरी है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में क्या होगा? असमर्थ रहेगा, यानी शक्तिहीन हो जाएगा। इस प्रकार समस्त राष्ट्र को जागरण, प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित करना चाहिए। जागरण माने ज्ञान और उन्नति की एक जैसी भावना से संचालित होना चाहिए। यानी देश में सबको समान अधिकार मिले, इस गद्यांश का प्रमुख अर्थ है। तो आइए, इसकी मैंने व्याख्या आपको कर दी है। अब इन प्रश्नों को हम ठीक तरीके से हल करेंगे प्यारे बच्चे। अगर इन प्रश्नों को हम कर ले गए तो हम माने कि हमने बहुत शानदार काम किया है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, या संदर्भ हम लिखते चले आ रहे हैं। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक जो है वासुदेव सरगवाल। दूसरा पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में ध्यान देंगे, थोड़ा सा हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी किसी जन को यहाँ से लेके और उसके बाद असमर्थ रहेगा, तो इतना हमको लिखना है। तो व्याख्या हेडिंग डालने से पहले किसी जन को छोड़कर डैश डैश करेंगे, उसके बाद असमर्थ रहेगा, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे। लिख लेंगे
प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को पीछे छोड़कर अर्थात किसी भी मनुष्य की अनदेखी करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देश के प्रत्येक मनुष्य की जानकारी हमें लेनी होगी, क्योंकि आगे आगे लेखक कहते हैं कि यह देश एक शरीर के समान है। यदि इस शरीर के किसी भाग में अज्ञानता और निर्बलता का निवास होगा तो इस देश का स्वास्थ्य उतने अंश में शक्ति विहीन हो जाएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जो हमारा कोई भी व्यक्ति है, जो हमारे देश रूपी शरीर का कोई भी भाग है जिसमें अज्ञानता निर्बलता का वास है, उसको मिटाकर इस देश को जागरण और प्रगति की तरफ ले जाएं और इसी उदार भावना से ये देश चलना चाहिए। तो इतनी बात आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका जो व्याख्या है वो पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, तो इसमें भी वही बात बताई गई है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी जन को पीछे छोड़कर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और थोड़ा सा जोड़ लेंगे, आगे नहीं बढ़ सकता और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होगा तो संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण देश का स्वास्थ्य उतने अंश में शक्ति विहीन हो जाएगा। इतनी बात आप लिख देंगे और ये भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे आगे पूछा गया है कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो यहाँ पर यही वाला लाइन आपको पूरा लिख देना है कि किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आगे कहा गया है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार की किस दृष्टि से प्राप्त है, तो इसमें आपको बताना ये पहली लाइन आपको पूरी लिख देनी है। यहाँ पर यहाँ से लेकर दूसरी लाइन तक लिख देनी है बात कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, इसीलिए समन्वय के मार्ग और भरपूर उन्नति प्राप्त करने का सबका एक जैसा अधिकार है। इतनी बात आप प्यारे बच्चे लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है। आगे पूछा गया है कि कहां पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है, तो बिल्कुल पहली लाइन है ना, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सभी उत्तर आपके हो गए और आपको 6 नंबर 6 नंबर कह रहा हूं, 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। हालांकि 5 ही प्रश्न आएंगे लेकिन मैंने इसमें 6 प्रश्न करा दिए, तो कितने शानदार तरीके से हमने कर लिया ना। 9 नंबर गद्यांश हो गया है। अब हम गद्यांश संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो आपके समक्ष गद्यांश संख्या 10 आपके समक्ष है और इसको भी हम पढ़ेंगे और ये भी 20 में आया, 23 में आया, नहीं हर 3 साल बाद रिपीट हो रहा है, तो 26 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इसको भी स्टार कर लेंगे प्यारे बच्चे। और राष्ट्र का स्वरूप जितने भी गद्यांश है प्यारे बच्चे हर वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये पाठ ही आपके लिए अमृत है, इसलिए इस पूरे पाठ को, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे टॉपर बने, हिंदी में आपका नंबर अच्छा आए, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत है। आइए गद्यांश संख्या 10 को पहले पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम इसके जितने भी प्रश्न हैं इनको भी आपको ठीक तरीके से समझाएंगे। तो यह परिणाम भाव, अब परिणाम भाव थोड़ा सा समझ लीजिए। परिणाम भाव का मतलब क्या है? परिणाम भाव का मतलब पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये याद रखना। परमाणु भाव का मतलब क्या है? पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। भूम और जन का दृढ़ बंधन है। दृढ़ बंधन मतलब मजबूत संबंध है, मजबूत रिश्ता है, लेकिन संबंध का एक ही, यानी कि यह धरती माता है, मैं उसका पुत्र हूं, यह भाव भूमि और मनुष्य का दृढ़ संबंध है। और इसी दृढ़ भित्ति मतलब दीवार, और इसी दृढ़ दीवार पर राष्ट्र का जो घर है वो तैयार किया जाता है। किस पर? कि धरती माता है और मैं उसका पुत्र हूं, और इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर मतलब हमेशा रहने वाला, जीवन आश्रित रहता है। इसी को मर्यादा मतलब नियम सिद्धांत, मर्यादा मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य और उसके अधिकारों का उदय होता है। किसे भाई मर्यादा मानकर? धरती माता है, मैं उसका पुत्र हूं, प्रत्येक मनुष्य के अधिकारों का उदय होता है। उदय मतलब प्रारंभ होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, यानी
पृथ्वी को माता और उसका पुत्र स्वयं को मानता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों, अब वरदान का क्या अर्थ है? वरदान का मतलब आशीर्वाद या आशीष आप कह सकते हैं। आशीष में भाग मतलब हिस्सा पाने का अधिकार है। यानी जो धरती को माता मानता है, लेखक के अनुसार जो धरती को माता मानता है, वही इससे निकलने वाले खनिज तत्वों में, वही इसके आशीर्वाद में, वरदान में हिस्सा पाने का अधिकारी है। आगे कह रहे हैं लेखक कि माता के प्रति अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव ही पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी कहते हैं माता क्या है? माता धरती है तो उसके प्रति प्रेम रखना और उसकी सेवा करना पुत्र का क्या है? स्वाभाविक कर्तव्य है। और यह निष्कारण, निष्कारण मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ, और यह एक निस्वार्थ धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, यानी अगर स्वार्थ मतलब के लिए, है ना, स्वार्थ अपने मतलब के लिए अगर पुत्र माता से प्रेम करता है तो यह पुत्र के अधःपतन, अधःपतन को आप विनाश लिख सकते हैं, यह पुत्र के विनाश को सूचित करता है। यानी स्वार्थ के लिए कि अपना स्वार्थ सध जाए, केवल माता से इसीलिए प्रेम किया जाता है, तो यह पुत्र के विनाश को सूचित करता है। यानी धरती से हम इसीलिए प्रेम करें कि यहाँ चांदी निकलने वाला है, यहाँ चांदी लेकर के हम रफू चक्कर हो जाएंगे, सोना निकलने वाला वो प्राप्त कर लें, इसलिए अगर फिर बाद में उसका ख्याल नहीं रखता है तो इसका मतलब वो क्या है? वो अपनी माता के प्रति सच्चा प्रेम नहीं रखता, और जो सच्चा प्रेम नहीं रखता भाई उसका पतन होना तय है। आगे कहा गया है कि जो जन, जन मतलब मनुष्य, मातृभूमि मतलब धरती के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी जो इसके साथ अपने संबंध जोड़ना चाहता है उसके पहले अपना कर्तव्य क्या क्या उसे करना है ये जानना चाहिए। कर्तव्य क्या है? उसको माता समझे और माता समझकर माता के जैसा ही प्रेम करें, वही इसका सच्चा साधक, सच्चा पुत्र है। तो व्याख्या मैंने कर दी है प्यारे बच्चों। अब इन प्रश्नों के हम ठीक तरीके से हल लिखते हैं। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको हम करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भाई गद्यांश के शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब बात करें, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किसे, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों का अधिकार उदय होता है? तो आपको थोड़ा सा जोड़ कर लिखना पड़ेगा कि धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, इस मर्यादा को, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? तो ये आप लाइन देखिए, आप लाइन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ देखिए इसमें अधिकार दिया हुआ है, तो कहाँ से शुरू है लाइन? पूरी लाइन लिख देंगे। पूरी लाइन हमें लिख देंगे कि जो जो व्यक्ति, जो व्यक्ति, जन या जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है या हिस्सा पाने का अधिकार है। तो इतना आप लिख देंगे तो ये भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो चौथा पे चलता है भाई, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, बताइए क्या है? तो वही आपको लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, यह प्रणाम भाव ही, यह प्रणाम भाव ही भूम और जन का दृढ़ बंधन है। इतना आप लिख देंगे तो आपको, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। और ऐसे आपको पेपर में भी लिख के आना है प्यारे बच्चे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़े शब्द आपको अपने तरफ से जोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको गद्यांश का अर्थ प्रसंग पता चल जा रहा है तो आप करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब पांचवा प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए रेखांकित ये 2 लाइन पे लगी हुई है। तो रेखांकित करने से पहले हम सभी जानते हैं, पहले हम 2-4 शब्द लिखते हैं पहले के, फिर डैश करते हैं, फिर अंतिम के शब्द तो आश्रित रहता है लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे। या थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, इतना जोड़, धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, यह प्रणाम भाव ही भूमि और मनुष्य का दृढ़ संबंध है और इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार
किया जाता है और इसी चट्टान पर देश का हमेशा रहने वाला जीवन आश्रित रहता है। इतना आप लिख देंगे और आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। तो ये भी आपने गद्यांश कर लिया, बड़ा सरल था, बड़ा आसान था, आपने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसी तरीके से अगर आप ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो गद्यांश 10 हो गया है। अब इस पाठ के अंतिम गद्यांश की तरफ हम चलते हैं और इस पाठ को भी समाप्त करते हैं। तो आइए गद्यांश संख्या 11 की तरफ। प्यारे बच्चों, हम लोग इस राष्ट्र के स्वरूप पाठ के अंतिम गद्यांश की तरफ बढ़ चले हैं और हमने देखा था कि मैंने आपसे कहा भी था कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ का जो अंतिम गद्यांश है, तो उसको हम देख लेते हैं। और ये बड़ा पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, 2025 में ये भी आया हुआ है। तो ये पूरे पाठ ही आपके लिए, पूरा पाठ ही अमृत है। अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि अपना ज्यादा नुकसान कर लेंगे। और जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देख लिया वो यकीन करे कि उसको 10 नंबर मिलने वाले पक्के हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर भी देख सकते हैं। इस राष्ट्र के स्वरूप पाठ से कोई ना कोई गद्यांश आपके मॉडल पेपर में भी दिखाई देगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए गद्यांश संख्या 11 को भी ठीक तरीके से पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और उसके बाद इसके भी संपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। विज्ञान और उद्यम, तो विज्ञान ऐसे ही रहेगा। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, यानी बिना परिश्रम से अगर आप चाहें तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान से नई तकनीक सीखें और परिश्रम करें। तो अगर ये दोनों चीजें आपको मिल गई कि परिश्रम भी मिल गया और नई नई तकनीकें भी मिल गई, तो क्या होगा, दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, ठाट मतलब होता है रूपरेखा या स्वरूप कह सकते हैं। तो विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, नया तरीका, नया ढांचा तैयार करना है। और यह कार्य बड़ी प्रसन्नता से की जाए। प्रसन्नता, उत्साह और अथक मतलब बिना थके हुए, अथक मतलब बिना थके हुए परिश्रम के द्वारा नित्य, नित्य मतलब सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। यानी इसमें लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहले तो विज्ञान के बारे में ज्ञान अर्जित किया जाए, फिर परिश्रम किया जाए और दोनों को मिला दिया जाए और मिलाकर देश के एक अच्छे स्वरूप का निर्माण किया जाए, देश का एक अच्छा ढांचा बनाया जाए और ये कार्य बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ बड़ी परिश्रम से आगे 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 बढ़ाया जाए। ये ना हो कि मतलब बिना मन के काम के करें, बल्कि पूरे मन के साथ प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमारा ध्येय, ध्येय मतलब होता है उद्देश्य, ध्येय का आप लिख लेंगे क्योंकि पूछा जाएगा अब यहाँ ध्येय, ध्येय माने उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि देश में जितने हाथ, अब हाथ का अर्थ मतलब जितने मनुष्य, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यह है कि देश में जितने भी मनुष्य हों उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना, किस कार्य में, यानी जो भारत, जो देश के भौतिक स्वरूप का नया ढांचा बनाना है, इस कार्य से को उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता, रीता मतलब अछूता, अछूता ना रहे, रीता मतलब वंचित या अछूता, यानी जितने भी लोग हैं सभी इसके उन्नति के लिए, सभी इसके समृद्धि के लिए, सभी इसके तरक्की के लिए अपना अपना योगदान दे, तभी ये कार्य पूरा हो पाएगा। आगे लेखक कहते हैं कि तभी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब धरती की या देश की, पुष्कल, पुष्कल का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पुष्कल का आप ले लीजिएगा श्रेष्ठ, एक अर्थ इसका समृद्धि भी होता है लेकिन आगे समृद्धि लिखा हुआ है तो हम पुष्कल का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्तम, तभी धरती की उत्तम समृद्धि यानी श्रेष्ठ समृद्धि और समग्र रूप मंडन और समस्त रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सभी समस्त कार्य ठीक तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब इन प्रश्नों को जो नीचे दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे प्यारे बच्चे और इसका भी अर्थ एक एक का जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है भाई राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप रेखांकित देख लीजिए, जहां से जहां तक रेखा लगी हुई है यहां तक आपको करना है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है और यह कार्य प्रसन्नता और उत्साह और अधिक परिश्रम के साथ नित्य आगे बढ़ाना है। तो पहले विज्ञान उद्यम लिख लेंगे, फिर डैश डैश करेंगे प्यारे बच्चे और उसके बाद लिखेंगे नित्य आगे बढ़ाना चाहिए, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को समझने और उसकी सुंदरता और उपयोगिता को पहचानने के लिए विज्ञान आवश्यक है। इतना तो आप पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे। आगे लेखक कहते हैं कि विज्ञान और उद्यम
दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा तैयार करना है, अर्थात ज्ञान को व्यवहार में लाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए निरंतर अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इतनी बात लिख, अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। आगे कहते हैं यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक कठिन परिश्रम के साथ हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। इतना आप लिख देंगे और आपकी जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने व्याख्या देख ली प्यारे बच्चे। अब जो नीचे दिए हुए प्रश्न है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये कहा गया ध्येय और पुष्कल शब्दों का अर्थ लिखिए। तो ध्येय का मैंने बताया था क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य हो जाएगा। पुष्कल के कई सारे अर्थ हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको श्रेष्ठ बताया है, तो आप श्रेष्ठ लिख लीजिएगा। श्रेष्ठ भी होता है, प्रचुर भी होता है और समृद्धि भी होता है। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहा गया कि मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है। तो बताइए किस प्रकार संभव है मातृभूमि की जो समृद्धि है वो किस प्रकार संभव है। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि मातृभूमि की समृद्धि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर ही संभव है। दोनों को मिलाकर ही संभव, इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और मिलाकर लिख देंगे। इसमें लिखेंगे मातृभूमि की समृद्धि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर संभव है, क्योंकि राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को समझने और उसकी सुंदरता और उपयोगिता को पहचानने के लिए ज्ञान आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला लेखक का क्या ध्येय है, तो आप देखिए ध्येय किस लाइन में है, तो ये पूरी लाइन आपको लिख देंगे, पूरी लाइन यहाँ तक आपको लिख देनी है। ठीक है, लेखक का ध्येय यह है कि राष्ट्र में जितने मनुष्य हैं उनमें से कोई भी राष्ट्र के स्वरूप को बनाने के लिए अछूता ना रहे, तभी देश की श्रेष्ठ समृद्धि और उसका समग्र रूप मंडन किया जा सकता है। इतना आप लिख देंगे और आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो कितना सरल है, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा, ठीक तरीके से देख लिया वीडियो को पूरा, तो आप यकीन करें कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएंगे। और इस प्रकार आपने प्यारे बच्चे पूरा वीडियो देख लिया और 11 जो गद्यांश हमने आपसे वादा किया था 11 गद्यांश कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। और गद्यांश बड़े सरल होते हैं लेकिन हमको थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से छोड़कर चले आते हैं। तो आप यकीन करें कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब तक जो आपने चैनल को सपोर्ट किया है, चैनल को जो आपने अपना योगदान दिया है प्यारे बच्चे, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बस यही निवेदन है कि आप इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपनी फैमिली की तरह आगे बढ़ाते रहें और पढ़ते रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बोर्ड परीक्षा से पहले चाहे आप 10 के छात्र हों या कक्षा 12 के छात्र हों, आपकी बहुत शानदार तैयारी होगी। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला जो टॉपिक हो, अगला वीडियो किस पर बनाया जाए। और मैं निरंतर ये प्रयास में हूं कि परीक्षा से पहले क्या आपको जनवरी लास्ट तक मैं संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दूं, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए आपको धन्यवाद। बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी बताएं कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़े ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल से। धन्यवाद।